अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। नावल का नाम नावल के दरमियान में बता दिया जाएगा। उसने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़कर सर्दी की शिद्दत को कम करना चाहा। शानों के गिर्द लिपटी शॉल को कुछ और मजबूती से अपने गिर्द लपेटा और लकड़ी का मुनकिश दरवाज़ा धकेल कर बाहर आ गई। नरम हवा का सर्द झोंका चेहरे को छूकर कपकपाने पर मजबूर कर गया था। नाक में जैसे मिर्चें सी घुल गईं। उसने दाएं हाथ से नाक रगड़कर उसे हरारत पहुंचाई और तेज तेज कदम उठाती गेट की तरफ आ गई। कोहर की मोटी सी तह लॉन के आखिरी कोने तक फैली हुई थी। लरजते हाथों से उसने गेट खोल दिया। कार में बैठे वलीद कासिम ने उसे किस कदर हैरानगी से देखा। फिर जब वो पोर्च में कार लॉक कर रहा था तो गेट बंद करके उसकी तरफ बढ़ गई। तुम कब आई? उसने पहले खुशगवार सी हैरत के ज़ेरे असर पूछा, फिर गेट की तरफ देखा। और चौकीदार कहाँ है? मैं शाम में आई थी शोएब भाई के साथ और चौकीदार की बीवी बीमार हो गई। इसीलिए तो मैं बीवी को पसंद नहीं करता, हर दूसरे रोज़ बीमार हो जाने का सन। उसके पीछे आते हुए वलीद ने अफसोस से इजहार राय किया। तो वो जो मुनकिश दरवाज़ा खोल रही थी गर्दन मोड़कर बोली, हैं, लेकिन तुमसे किसने कहा कि चौकीदार की बीवी को पसंद करते फिरो? फिर समझाने वाले अंदाज में बोली, सुधर जाओ वलीद कासिम, ये इधर उधर की ताका झांकी तुम्हें ज़रूर पिटवा कर छोड़ेगी। अरे ख्वामखा पिटेंगे हमारे दुश्मन। वो बेनियाजी से कहता अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया तो वो भी पीछे ही चली आई। वैसे भी हमें कमारियों की कमी है क्या जो हम दूसरों की बीवियां देखते फिरें, वो भी दूसरों की? तौबा तौबा, खुदा हमें इस कड़े वक्त से बचाए। हम तो अपनी बीवी ही ऐसी लाएंगे जिसे देखकर दूसरी खुश हों, है ना? ज़ैनब ने फिक्रा उचक्कर मुकम्मल कर दिया। वलीद एक पल को अंदर ही अंदर झींपा। वो बात को क्या मफहूम दे गई थी। बकबत माँ जी सो गई? टाई की नाट ढीली करते हुए उसने पूछा। सो गई, वो बोली। साथ बेड पर उछाले जाने वाले टाई को कैच करते उसे खफगी से घूरा तो वो चिढ़ाने वाले अंदाज में हंस दिया। खाना लगा दूं तुम्हारे लिए वलीद? वलीद ने एक नज़र उसे देखा, फिर कोट की जेब से वॉलेट और मोबाइल निकाल कर टेबल पर रखा। तुम खा चुकी हो, माँ जी के साथ ही खा लिया था, उसने सरसरी बता दिया। फिर बोली, चाइनीज़ राइस बनाए हैं साथ में। वलीद ने हाथ उठाकर रोक दिया। उफ बस करो यार, कहीं ऐसा ना हो मैं नदीदा बन जाऊं। कसम से पेट में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। फिर बोला, आज मैं अपनी सेक्रेटरी के साथ डिनर पर गया था। शर्ट के कफ खोलते हुए उसने बहुत राजदारी से बताया। तो वो संजीदगी से बोली, ये तुम इतने बदज़ौक सेक्रेटरी क्यों अपॉइंट करते हो? ताकि मेरे अच्छे ज़ौक की निशानदेही हो सके, तुरंत जवाब आया। वैसे मैंने स्टाफ में एक से बढ़कर एक हसीना जमील लड़की है, तभी तो सबके सब अपने इस बॉस पर जान छिड़कती हैं। उसने फर्जी कॉलर झाड़े तो वो मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ये खुशफहमियाँ आपको ले डूबेंगी हज़रत। नहीं जी, हज़रत की कश्ती में सुराख नहीं। वो एकदम उसके और दरवाजे के बीच हाइल हो गया। कॉफ़ी बना लाओ, बैठकर बातें करेंगे। मुझे अभी नींद नहीं आ रही। तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी, मगर मुझे आ रही है। किचन के रास्तों का तुम्हें मालूम ही है, लिहाजा अपनी मदद आपके तहत काम करो। वो उसे हटाकर जाने लगी तो वो भी सामने आ गया और बेहद मस्कीन सूरत बनाकर बोला, इतने दिनों से अपनी मदद आप ही कर रहा हूँ, अब आ ही गई हो तो ये कारें खैर करती जाओ। बहुत सारी दुआएं दूंगा मैं तुम्हें। उसने बाकायदा हाथों से इशारा किया तो वो हंसी। ये दुआएं तुम कल तक संभाल रखो, आज मुझे बहुत नींद आ रही है। वो फिर मुंह बसोर कर एक तरफ हो गया और जाने की इजाज़त दे दी। ज़ैनब उसकी इस बच्चों के अंदाज पर बहुत बेसाख्ता हंसी थी और फिर उसके बाद मुंतशिर करके बाहर आ गई। अपने कमरे में आते ही वो लिखने बैठ गई थी। आज मुझे वहीद बहुत याद आ रहे हैं। न जाने क्यों उनकी रफ़ाकत में गुजरा हुआ वो एक माह जो मेरे इन 2 सालों पर भारी है, मुझे लम्हा बा लम्हा याद आ रहा है। पता नहीं इन्हें दुनिया से जाने की इतनी जल्दी क्यों थी। ना तो उन्होंने साथ जीने की कसम खाई और ना साथ मरने का कोई वादा किया। मेरे हाथ थमाया तभी तो शायद अकेले ही चले गए, वरना इस एक्सीडेंट में मैं क्या कम ज़ख्मी हुई थी। आज जब शोएब भाई मुझे यहाँ छोड़ने आ रहे थे तो मैंने इन्हें अपनी जॉब के मुतालिक बता दिया। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बस खामोश रहे, मगर मैं जानती हूँ कि इन्हें मेरा ये कदम बुरा लगा है। माँ जी और वलीद भी खफा होंगे, मगर मैं क्या करूँ? आखिर कब तक इन दोनों घरों के बीच डोलती रहूँ? ऐसा नहीं है कि मुझे रुपए पैसे की ज़रूरत है, ये ज़रूरत तो शोएब भाई, तहमीना भाभी और अम्मा जी
وقتاً فوقتاً بنا کہے ہی پوری کر دیتے ہیں، مگر اب میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ کل کلاں کو بھابھی اگر روایتی بھابھی بن بھی گئیں خدا نخواستہ، تو ماں جی تو ہیں جنہوں نے پھوپھی یا ساس کے بجائے مجھے بالکل ماں جیسی محبت دی ہے۔ پھر اگر کل کو ولید کی بیوی، آخر آنے والا وقت تو ہر ایک کو ڈراتا ہے، تو میں بھی اس میں شامل ہوں۔ اب میں سو جاتی ہوں کیونکہ وہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، یقیناً ولید کافی بنا رہا ہوگا۔ میرا خیال ہے اب اس کا بھی کوئی بندوبست کر ہی دینا چاہیے۔ ویسے وہ مجھے بے حد پیارا ہے، بالکل وحید کی کاربن کاپی، بس یہاں سنجیدگی نہیں ہے۔ وہ کچھ اور بھی لکھنا چاہتی تھی، مگر نیند کی دیوی بھی کچھ ایسی مہربان ہوئی کہ وہ لائٹ بھی آف نہ کر سکی۔ ولید، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، اب اٹھ بھی چکو۔ چوتھی بار دروازے میں سے منہ نکال کر چیخنے کے بجائے اس نے اندر آ کر کمبل ہی کھینچ لیا، اور یہ بے ترتیب ہمیشہ کی طرح کارگر ہی رہی۔ تم ہمیشہ بدصورت ولن کی طرح انٹری دیا کرو، زینب خاتون۔ نیند سے بوجھل آواز میں وہ جھنجھلا کر بولا۔ اب کیا کیا ہے میں نے؟ وہ مسکراہٹ دبا کر کمبل سمیٹنے لگی۔ کیا کیا؟ وہ اٹھ بیٹھا، پھر انگلیوں سے بال سنوارتے ہوئے بولا۔ ساری ہی شادی اچھی طرح ہو گئی، دلہن کا گھونگھٹ اٹھانے ہی والا تھا کہ تم ٹپک پڑی۔ تم اور تمہارے خواب۔ کیوں؟ کیا خرابی ہے میرے خواب میں؟ وہ لڑنے کو تیار تھا۔ معاف کرو، مجھے کوئی خرابی نہیں ہے تمہارے خوابوں میں، وہ بولی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ تم ناشتہ کر چکی ہو، میں 5 منٹ میں تیار ہو کر آ جاؤں، اور دیر کرنے کی صورت میں مجھے کچھ بھی کھانے کو نہیں ملے گا، یہی نا؟ ولید نے تائید طلب نظروں سے اسے دیکھا، پھر جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ تم چلو، میں 5 منٹ کے بجائے 4 منٹ میں تیار ہو کر آ رہا ہوں۔ پھر اپنے کہنے کے مطابق وہ 4 منٹ میں ہی آیا تھا۔ تب تک وہ اور اماں جی ناشتہ کر چکی تھیں۔ تم آفس کتنے بجے جاؤ گے ولید؟ ولید جو اخبار سامنے پھیلائے جلدی جلدی ہیڈ لائنز پر نظر ڈالنے جا رہا تھا، سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اخبار ایک طرف ڈال کر آملیٹ والی پلیٹ آگے اپنے گھسیٹی۔ جتنے بجے روز جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس نے بتا کر پوچھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ولید نے قدرے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ آفس؟ زینب ابھی مسکرائی، وہ اسے لاہور آنے کا مقصد نہیں بتانا چاہتی تھی ابھی۔ نہیں، مجھے کہیں اور جانا ہے، یعنی لفٹ چاہیے، وہ اسبات میں مسکرا دی۔ پھر جب وہ چائے کا آخری گھونٹ بھی حلق میں اتار چکا تو اٹھتے ہوئے بولا، اچھا اماں جی، میں جا رہا ہوں۔ اور میں بھی۔ زینب بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں جی نے بہت شفقت سے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، اور نصیحت بطور خاص ولید کو کی تھی۔ جی اماں جی، میں سلو ڈرائیو ہی کروں گا، اور یہ پھر جانشین ہے نا آپ کی میرے ساتھ؟ اس نے زینب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ یکے بعد دیگرے نکلے تھے۔ کہاں ڈراپ کروں تمہیں؟ مین روڈ پر آتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ ڈی پی ایس کے سامنے۔ زینب نے حت المقدور سرسری انداز اختیار کیا تھا، اس کے باوجود وہ چونک گیا۔ ایک نظر اسے دیکھا، پھر ونڈو اسکرین سے باہر نظر جماتے ہوئے بولا، ڈی پی ایس اسکول؟ زینب نے سر ہلا کر اس کے شک پر تصدیق کی مہر لگا دی۔ میری معلومات کے مطابق تم ہسٹری میں ماسٹر کر چکی ہو، پھر یہ یکایک نرسری میں ایڈمیشن لینے کا خیال کیوں آیا تمہیں؟ اس کی شرارت کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی، مجھے جاب مل گئی اور آج ہی سے جوائن کرنا ہے۔ اسے پتا تھا یہ بات اماں جی کی طرح ولید کو بھی بری لگے گی، انہیں تو وہ کسی طرح راضی کر ہی چکی تھی، اور اب اپنی بات کا رد عمل اس کے چہرے پر صاف دیکھ رہی تھی۔ تم؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر فوراً ہی لب بھینچ کر نظر باہر ٹکا دی۔ آنکھوں میں صاف خفگی بھرے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ کار کی سپیڈ بھی غیر معمولی حد تک بڑھا دی گئی تھی۔ زینب نے اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ اگرچہ اسکول میں پہلا دن تھا، مگر چونکہ اس کا دھیان ولید میں اٹکا تھا، سو وہ کچھ بھی ڈھنگ سے نہ کر پائی۔ واپسی اسکول وین سے ہوئی تھی۔ ولید کے آنے میں ابھی کچھ دیر تھی، سو وہ اماں جی کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھیں۔ یہ مسکراہٹ غالباً ان کی شخصیت کا حصہ تھی، کیونکہ ولید کو دیکھ کر بھی ایسی ہی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آ دمکتی تھی۔ کیسا رہا اسکول کا پہلا دن؟ جی بس ٹھیک رہا، وہ تھکان زدہ سا جواب دے کر ان کے ساتھ ہی کمبل میں گھس گئی۔ اماں جی نے بڑی محبت سے اس کی پیشانی سے بال سمیٹے تھے۔ تھک گئی ہو نا؟ وہ واقعی تھک گئی تھی، مگر ان کا خیال کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ مگر ان کی تسلی نہیں ہوئی تھی، اس لیے تو میں تمہیں روک رہی تھی۔ آخر ضرورت ہی کیا ہے تمہیں نوکری کی؟ گھر میں فارغ رہ رہ کر میں بہت بور ہو چکی ہوں ماں جی۔ پچھلے سال تک پڑھائی تھی، مگر ولید کو اندر آتے دیکھ وہ خاموش ہو گئی۔ السلام علیکم اماں جی، اس نے بڑی سنجیدگی سے آ کر اماں جی کے سامنے سر جھکایا۔ آج تم جلدی کیسے آ گئے ولید؟ اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے انہوں نے کس قدر تشویش سے دریافت کیا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔
कुछ खास वजह नहीं, बस ज़रा सर में दर्द था। तुम कपड़े बदल लो, तब तक मैं खाना गर्म कर देती हूँ। उसके बाद चाय पीकर कुछ देर के लिए सो जाना, ठीक हो जाएगा। आप बैठे अम्मा जी, मैं गर्म कर लेती हूँ। ज़ैनब ने रोकना चाहा तो वो बोली, तुम भी तो थकी हुई हो। वो बाहर निकल गईं। ज़ैनब जो कुछ सोचकर रुक गई थी, पहले बंद दरवाजे को देखा, फिर उसे। मैं भी तुमसे बड़ी हूँ, कभी मुझे भी सलाम कर लिया करो। वलीद ने खफगी से घूरा तो वो हंसी दबाए बैठी थी, जब एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो उसे हंसते देखता रहा, फिर जाने लगा तो वो एकदम उसके सामने आ गई। खफा हो, अगरचे मालूम था, फिर भी डोर का सिरा कहीं से तो पकड़ना ही था। वलीद ने जवाब देने के बजाय सीने पर बाजू बांधकर अपनी गहरी नज़रें उसके चेहरे पर गाड़ दीं, जिनमें खफगी भी थी, तासुफ भी था। तुम मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो वलीद। उसने तौक़ुफ़ किया। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। उसने अपनी बेबसी का इजहार यूं ही मुनासिब समझा। वलीद उसे देखता रहा, फिर पिछले सहन की तरफ खुलने वाली खिड़की में जा रुका। बोरियत दूर करने के लिए और भी 100 तरीके हैं। उसने रुक कर एक पल में ही जैसे सारे हालात का जायज़ा लिया। वो ज़ैनब को बहुत हद तक समझने लगा था, तभी बोला, बोर हो जाती हो तो मेरे साथ ऑफिस चलो। मुझे ये बात कतई पसंद नहीं कि हमारे ख़ानदान की लड़कियाँ यूं टके टके की नौकरियां करती फिरें। वो कतियत से बोला, टके टके की नौकरियां? उसे जैसे जुमले की इस हिस्से पर एतराज़ था। वो लोग मुझे बहुत अच्छी पे दे रहे हैं वलीद। अच्छी पे? उसने दोहराया, फिर तंजिया बोला, कितनी दे रहे हैं? 3,000, 6,000 या इससे भी कुछ ज़्यादा? ज़ैनब झुंझलाकर बेड पर बैठ गई। वो अपनी बात उसे समझा नहीं पा रही थी। वलीद ने उसे उलझन में देखा तो उसके सामने पंजों के बल बैठ गया। हमारा बिजनेस मैंने और वहीद भाई ने मिलकर शुरू किया था ज़ैनब, लिहाजा तुम्हारा भी उतना ही है जितना कि मेरा। अब अगर तुम जॉब ही करना चाहती हो तो ऑफिस आ जाया करो। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि तुम्हें तुम्हारी उल्टी सीधी सोचों से भी निजात मिल जाएगी। वो जैसे उसकी चोरी पकड़ते हुए मुस्कुराया। ज़ैनब की नज़र गोद में रखे हाथों से नहीं हटी थी। वलीद ने कुछ देर जवाब का इंतज़ार किया, फिर दायां हाथ उसके सर पर रखकर उसका सर दाएं बाएं हिला दिया। सुन रही हो या नहीं? सुन चुकी हूँ। उसने झुंझलाकर उसका हाथ झटका। वलीद मुस्कुराया, समझी भी हो या? समझ गई हूँ, वो तेज़ी से बोली। वलीद अपने घुटनों पर हथेलियों से बोझ डालकर उठ खड़ा हुआ। अच्छा क्या समझती हो? मुतबस्सुम और शरीर लहजे में उसने दरियाफ्त किया। यही कि तुम बहुत बड़े हो गए हो और नसीहतें करने लगे हो। उसकी आंखों में झांकते हुए वो खफगी से बोली थी। वलीद हंसता ही चला गया, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। हंसी रहा करो ज़ैनब, अच्छी लगती हो। वो इतनी प्यारी सी दोस्त को बहुत प्यार से देखते हुए बोला। जाहिर है मैं अच्छी हूँ तो अच्छी ही लगूंगी ना। वो मुस्कुराहट दबाकर और एक शान बेनियाजी से कहकर बाहर निकल गई। वहीद वलीद वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर मुस्कुरा दिया। उस रात को अपनी डायरी में लिख रहा था, मुझे लफ्ज़ों से खेलना नहीं आता, सिर्फ इतना कहूँगा कि उसकी मुस्कान बहुत खूबसूरत है। शायद उस दिन भी वो मुस्कुरा ही रही थी जब पहली बार मेरे दिल ने इसे हासिल करने की तमन्ना की थी। शाम बड़ी उजली सी थी। गुज़िश्ता दिनों के बरअक्स आज कोहर अपने पंख नहीं फैलाए थे। उसके बावजूद सर्दी से बेहद कड़ाकेदार थी। अम्मा जी अब्दुल करीम को साथ लगाए गंदुम और खुश्क मेवा जात मिलाकर शास्ता तैयार कर रही थी। इनके ख्याल में ये गांव की खालिस सौगात थी जो उन्होंने अपनी दादी से सीखी थी। वो टीवी के सामने बैठी थी जिस पर कोई गीतों का प्रोग्राम चल रहा था। एक नज़र स्क्रीन पर डालती, दूसरे हाथ में पकड़ी किताब और साथ ही साथ मूंगफली से लुत्फानंदोज़ हुआ जा रहा था। वलीद अभी सोकर उठता सीढ़ियाँ उतरते उसे देखता वहीं उसके करीब आकर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम आवाज़ में अभी भी नींद का असर था। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब ने उसे देखा। पहले बताओ, ये कोई वक्त है उठने का? आज संडे है। उसने देर से उठने के अपने 3 माकूल वजह बताई तो वो मज़ीद डिपट कर बोली, संडे है नहीं बल्कि था। शाम के 5 बज रहे हैं इस वक्त। ये तुम क्या पढ़ रही हो? उसकी बात बदली और फिर उसके हाथ से किताब लेकर देखने लगा। ज़ैनब ने उसे घूरा, फिर किताब झिपट ली। तुम्हें समझ नहीं आएगी। मुझे ये समझने का शौक़ भी नहीं है, उसने नागवारी से नाक सिकेड़ कर कहा। इस किताब का तो नाम ही इस कदर खौफनाक है, बंदा मोहब्बत से ही घबरा जाए। ओ गॉड, मोहब्बत, मुर्दा फूलों की समगनी, ये कोई नाम है? एक तो मोहब्बत, फिर फूल, वो भी मुर्दा, और ये समगनी क्या बला है? ना जाने ये उर्दू राइटर्स किस किस्म के नाम रखते हैं। अब ये देखो, उसने मेज़ पर पड़ी किताब उठाई। कुर्बत मर्ग में, मोहब्बत, कुर्बतें, मर्ग, ये लफ्ज़ उसने ज़ेर लफ्ज़ दोहराया था, फिर सर खुजाकर उसकी तरफ देखने लगा। ये कुर्बत क्या होती है? तुम्हारा सर होती है। ज़ैनब ने किताब खींच ली। अब खुदा के वास्ते मेरे सर की शान में कसीदा ना पढ़ना, बस जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, ज़रा मार्केट तक जाना है। मैं नहीं जा रही। ज़ैनब ने खफगी के इजहार के तौर पर चेहरे के आगे किताब कर, मगर वलीद ने किताब छीन ली। ख्वामखा नहीं जा रही, बस अब मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा, फ़ौरन से पेशतर उठ जाओ।
वो रोब से बोला, और इस रोब में इस्तेहकाक था। ज़ैनब को ना चाहते हुए भी उठना पड़ा। वलीद के दोस्त की शादी थी जिसके लिए उसे गिफ्ट लेना था, तभी चॉइस के लिए उसे ले आया था। गिफ्ट खरीद कर वो उसके नाना के बावजूद मार्केट से मुंसलिक छोटे से रेस्टोरेंट में सूप पिलवाने ले आया था। मेन्यू कार्ड पर नज़र दौड़ाने से पहले ही वो अपना फेवरेट सूप ऑर्डर करके बैठ गया। फिर ना जाने निगाह कहाँ गई, तो मैं अभी आया कहकर कुछ फासले पर मौजूद टेबल की तरफ चला गया। वापसी एक बेहद खूबसूरत लड़की के साथ हुई थी। ज़ैनब, ये फ़ातीन है। वलीद ने तारुफ करवाया तो ज़ैनब ने मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। वो लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ खुश इखलाक और खुश गुफ्तार भी थी। ज़ैनब को अंदाज़ा हुआ कि वो और वलीद आपस में काफ़ी फ्रैंक हैं। अच्छा भाई, अब मैं तो चलती हूँ। कुछ देर बाद वो उठ खड़ी हुई थी। ज़ैनब ने अपने साथ सूप पीने की दावत भी दी तो बोली, ड्यू रहा, अभी तो मैं अपने कज़न के साथ आई हूँ। अभी भी वो यहाँ तन्हा बैठा मुझे गालियाँ दे रहा होगा, उसे भी यहीं बुला लेते हैं। वलीद कहने के साथ ही उठकर चला भी गया था। फ़ातीन उससे इधर उधर की बातें करती रही। वापसी पर ज़ैनब के जहन में एक सवाल खुदबुद मचा रहा था। तभी जब वलीद ने गाड़ी फर्स्ट गियर पर डाली तो बोली, बहुत अच्छी लड़की है फ़ातीन, है ना? हम अच्छे तो हमारे फ्रेंड्स भी अच्छे। उसने फ़र्जी कॉलर झाड़े। ज़ैनब ने एक चिप्त उसके शाने पर रसीव की थी तो वो हंसने लगा। बात सुनो मेरी वलीद, अम्मा जी अब तुम्हारी शादी कर देना चाहती हैं। हाँ तो ज़रूर करें, मैंने कब मना किया है? वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। ज़ैनब पुरजोश अंदाज में उसकी तरफ घूम गई। कोई लड़की है नज़र में? सिर्फ एक? भाई बहुत सारी हैं। आंखों में शरारत उमकने लगी थी। ज़ैनब का जोश साबुन की झाग की तरह बैठ गया। संजीदा हो जाओ वलीद, अम्मा जी वाकई बहू लाना चाह रही हैं। यार मैं 100% संजीदा हूँ। अम्मा जी हुक्म तो करें, मैं उनके कदमों में आज ही बहुओं का ढेर लगा दूंगा। मुझे टालने की कोशिश मत करो। सच सच बताओ फ़ातीन, है ना वो? क्या गज़ब कर रही हो ज़ैनब, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। दोस्ती ही मोहब्बत के पहली कदम होता है। वलीद ने एकदम गर्दन मोड़कर उसे देखा। अब क्या तकलीफ़ है? वो चिढ़ गई थी। कुछ नहीं। वलीद ने नफ़ी में गर्दन हिलाकर नज़र वापस बाही टिका दी। ज़ैनब तब तक बाही देखने लगी और नाराज़गी ज़ाहिर की तौर पर वो बाकी तमाम रास्ता खामोशी रही। वलीद खुद ही बोलता रहा, उसकी खामोशी पर फिक्रे कसता रहा, मगर वो खामोश रही। घर पहुंचकर वो बगैर कुछ कहे फ़ौरन कार से उतर जाना चाहती थी, मगर वलीद ने पुकारा तो वो रुक गई। अलबत्ता ना कुछ कहा और ना पलटी। वो मुझे तुमसे कुछ कहना है ज़ैनब। स्टेयरिंग पर दोनों हथेलियां जमाए विंड स्क्रीन से बाहर पोर्च के फर्श पर किसी अनदेखे जरे को खोजते वो संजीदगी से बोला था। ज़ैनब एक पल को ठटकी, फिर इस बात को अपनी पहली गुफ्तगू से अखज़ करते हुए मुस्कुराहट दबाते हुए उसकी तरफ घूम गई। कहो। चेहरे पर इस वक्त हद दर्जा संजीदगी थी। वलीद ने गर्दन मोड़कर उसकी सूरत देखी, फिर झिझकते हुए अंदाज में बोला, तुम खफा तो नहीं होगी? नहीं, तुम कहो। अच्छा रहने दो। वो अपनी जानिब का दरवाज़ा खोल रहा था। ज़ैनब ने एकदम उसका बाजू पकड़ लिया। नहीं, मुझे बताओ। सारी संजीदगी हवा हो गई थी। अब वहाँ फ़कत तजस्सुस ही तजस्सुस था। वलीद ने एक नज़र उस पर डाली। तुम खफा हो जाओगी ज़ैनब? वो बेबसी के अंदाज में उसे तंबीह कर रहा था। वो एकदम बोली, नहीं मैं खफा नहीं होंगी, तुम कहो। वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसने तौक़ुफ़ किया। ज़ैनब का तजस्सुस इंतहा को छूने लगा कि तुम डल कलर मत पहना करो, भूतनी लगती हो। अपना जुमला मुकम्मल करते ही वो मुंह फाड़ कर हंसने लगा। ज़ैनब के आसाब एक पल को ढीले पड़कर तन हो गए। उसे इस कदर अहमकाना बात की तवक्को नहीं थी। जहन में तो उसकी शादी घूम रही थी, लिहाजा एक झटके से उसका बाजू छोड़कर उतर गई। वलीद ने रोका भी नहीं क्योंकि वो हंसने में मसरूफ़ था। चमकदार धूप की हिद्दत जिस्म को बहुत भली लग रही थी। बैरूनी दीवार से लिपटी बोगनवेलिया भी बड़ी खुश नज़र आ रही थी। चिड़िया के साथ मिलकर कमरों ने एक ऊधम मचा रखा था। जुमर्दी सब्ज़ा निखर कर अजीब सी छप दिखला रहा था, और ऐसे में लॉन के बीचों बीच के इनकी सफ़ेद कुर्सियों पर विराजमान वलीद कासिम किनुओं से शुगल फरमाते हुए बहुत संजीदगी से किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था। ज़ैनब के साथ अब्दुल करीम को आता देखकर उसने मौजू बदल दिया। अब्दुल करीम गैर मामूली तौर पर चुप था, बिल्कुल संजीदगी से मुंह फुलाए हुए था। तुम्हें क्या हुआ? अम्मा जी ने पूछा। वो ट्रे टेबल पर पटकने के अंदाज में रखकर सीधा हुआ, फिर अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर एक खफकी भरी निगाह ज़ैनब पर डाली। यार अब्दुल, ये घुरियाँ बाद में डाल लेना, पहले ये बताओ कद्दू के जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? आपको पता है सर जी, ये बाजी जी कल जाकर रही हैं अपनी पाई जान के घर। पूछें अम्मा जी, क्यों जा रही हैं इतनी जल्दी? शिकायती अंदाज में वो माँ जी की तरफ घूमा। मेरा जाना ज़रूरी है अब्दुल, और पूरे 3 दिन से मैं यही तो हूँ। ज़ैनब ने नरमी से उसे समझाया। 15-16 साल का ये लड़का अम्मा जी ने जो वक्ती काम काज के लिए रखा हुआ था, 10 साल की उम्र में वो इस घर में आया था और अब तक बहुत घुल मिल गया था। ज़ैनब के समझाने के बावजूद वो हनूस खफा शक्ल बनाई अंदर चला गया तो माँ जी बोली, एक तो पहले ही इतने दिनों बाद आती हो, फिर जाने की भी जल्दी होती है। कितनी बार कहा है मेरे ही पास रहो, मगर तुम सुनती ही नहीं हो। मेरा दिल नहीं लगता ज़ैनब।
میرا بھی، کسی کے دل میں گونج ابھر کر لبوں پر خفیف سی تبسم بکھیر گئی۔ زینب نے بڑے پیار سے ماں جی کے گلے میں بازو حائل کیے۔ پکا وعدہ رہا، اگلی بار آؤں گی تو آپ کے پاس بہت دن رہوں گی، ابھی میرا جانا ضروری ہے۔ وہاں ساہیوال میں تہمینہ بھابھی میرے بغیر تنہا ہو جاتی ہیں اور اب کل سے بخار میں پھنگ رہی ہیں۔ تبھی شعیب بھائی نے مجھے فون کیا ہے۔ کہہ تو تم بھی ٹھیک رہی ہو، تنہائی بڑا عذاب ہے، اور بڑھاپے میں تو ویسے بھی گھٹنے گھنٹے صدیاں بن جاتے ہیں۔ یہ ولید تو سارا دن آفس میں ہوتا ہے، شام میں دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے، خالی گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ اداس مت ہو اماں جی، آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ولید کی شادی ہو جانی چاہیے، تو یہ بہت مناسب وقت ہے اس کی شادی کے لیے۔ اس کے بعد آپ 1 درجن بچوں کی دادی بن جائیں گی، ساری تنہائی ختم ہو جائے گی۔ کیوں ولید؟ وہ ان کی افسردگی ختم کرنے کے خیال سے بول رہی تھی، ساتھ ہی اسے بھی گفتگو میں شامل کیا تھا۔ ارے صرف 1 درجن ہی کیوں، میں تو 2 درجن کا ارادہ کیے بیٹھا ہوں۔ شرم کرو، ماں کے سامنے اس قسم کی باتیں کرتے حیا نہیں آتی؟ انہوں نے ڈپٹا تو وہ کرسی ان سے کچھ قریب گھسیٹ لایا۔ میں تو صرف آپ کی وجہ سے کہہ رہا تھا، ورنہ مجھے تو آدھے درجن بھی کافی رہیں گے۔ اس کا انداز بھی شریر سا تھا۔ تم بچوں کو ہم ماں باپ کی خوشی کا احساس ہی کب ہے؟ ارے وہ احتجاج کرنا چاہتا تھا۔ ایک وہ حیدر ہے، ایسا بیوی اور بیٹی بیٹے کے ساتھ جا کر دبئی میں بسا کے ماں کو ہی بھول گیا۔ اتنا نہیں ہوتا کہ کبھی 1-2 سال بعد آ کر بوڑھی ماں کو صورت دکھا جائے، مرحوم باپ کی قبر پر 2 حرف فاتح کے ہی پڑھ دے۔ وہ قصے پیچ در پیچ کھولتی ہی جا رہی تھیں۔ ابھی مزید ارادہ تھا، مگر عبدل نے ان کی نند کے فون کی بابت خبر دی تو وہ اندر چلی گئیں۔ تو وہ افسردگی سے بولی، دیکھا اماں جی کتنی تنہائی محسوس کرنے لگی ہیں۔ دیکھا، تم واقعی شادی کر لو ولید، بہو کے آنے سے کم اماں جی کی تنہائی تو دور ہوگی۔ اچھا، زینب نے تھوڑا الجھ کر اسے دیکھا۔ تم واپس کب جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ کل شام کو شعیب بھائی آ رہے ہیں لینے۔ وہ کچھ پل خاموش رہا، پھر بولا، تمہیں پتہ ہے ابھی اماں جی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ہماری زینب عام لڑکیوں جیسی بالکل بھی نہیں ہے۔ ہیں؟ بھلا اس بات کا کیا مطلب؟ یہ کہ تم میں عام لڑکیوں والے گٹس تو سرے سے ہیں ہی نہیں۔ سب لڑکیاں کتنی ہنسمکھ ہوتی ہیں، ہر دم ہنستی مسکراتی شرارتیں کرتی ہوئی، جبکہ تم، اس نے ناگواری سے ناک سکیڑی، ہر وقت ہی سڑی بسی شکل لیے گھومتی ہو۔ ہنسی بھی یوں ہو گویا ہنسی ادھار لے رکھی ہو، جیسے سینت سینت کر استعمال کرنا فرض ہے۔ زینب خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ خیر سڑی بس شکل تو نہیں ہے میری، اور ہنستی بھی میں خوب ہوں۔ جہاں تک عام لڑکیوں والی بات ہے تو 2 مہینے بعد میں پورے 26 سال کی ہو جاؤں گی، اور اس عمر کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، سنجیدہ اور سوبر۔ اس نے آخری 2 حرف پر زور دیا تو ولید بولا، سنجیدہ اور سوبر، پھر کندھے اچکا کر بولا، ہمیں تو یوں بھی اس دادیوں والے سٹائل میں اچھی لگتی ہو، یعنی سنجیدہ اور سوبر۔ اس نے بھی آخری 2 لفظ پر ہی زور دیا تھا۔ زینب کا کہکا بڑا بے ساختہ تھا۔ تعریف کا یہ انداز کوئی نیا تو نہ تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے پائے ولید کے بال منتشر کرنے چاہے تو ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہتھیلی اپنے سامنے کھولی اور کتنی دیر تک دیکھتا رہا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ زینب نے بھی اپنی انگلیاں ہتھیلی پر جما دیں۔ دیکھ رہا ہوں اس ہاتھ کی لکیروں میں میرا نام بھی ہے یا نہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا، مگر آنکھیں شرارت سے لبریز تھیں۔ تو پھر مل گیا اپنا نام؟ وہ بھی شرارت سے گویا ہوئی۔ ہاں مل گیا۔ ولید نے اس کا ہاتھ دونوں ہتھیلیوں میں جکڑ کر آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکا دیں اور بولا، زینب مجھ سے شادی کرو گی؟ ایک پل کو، اور اس ایک پل میں آسمان پر موجود ستارے یکے بعد دیگرے ٹوٹنے لگے۔ زینب گنگ سی اس کی صورت تکنے لگی۔ شاید وہ مذاق کر رہا تھا، مگر وہاں نہ تو مذاق تھا اور نہ شرارت، بلکہ ایک نرم تاثر تھا۔ زینب نے ناگواری سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کا خیال تھا کہ اسے یوں غصے میں دیکھ یقیناً وہ ہنس دے گا، مگر وہ بولا، بکواس نہیں ہے لڑکی، پرپوز کر رہا ہوں میں تمہیں، کہو کرو گی مجھ سے شادی؟ شٹ اپ ولید، آئی سے شٹ اپ۔ وہ دھاڑی، اگر تم مذاق کر رہے ہو تو یہ انتہائی گھٹیا مذاق ہے۔ مذاق؟ اس نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی عقل پر افسوس ہو رہا ہو۔ مذاق نہیں ہے یہ زینب، میں سنجیدہ ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، کیونکہ تمہیں چاہنے لگا ہوں، اور میں بس۔ زینب نے انگلی اٹھا کر روک دیا۔ بس ولید قاسم، اب آگے ایک لفظ بھی مت کہنا۔ وہ ہمارے تیش کے وہ لرز سی گئی تھی۔ زینب میری بات۔ زینب جھٹکے سے اٹھی تھی اور پاؤں پٹکتی اندر چلی گئی تھی۔ ولید نے اسے جاتے دیکھا تھا، پھر انگلیوں سے بال سنوارتے ہوئے کمر کرسی کی پشت سے ٹکا دی۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتے۔ وہ مسکرایا اور کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ زینب اسی شام کو چلی گئی تھی اور ولید جانتا تھا کہ وہ بہت خفا ہو کر گئی ہے۔ شکر ہے تم آ گئی، پتہ ہے میں تمہیں کتنا مس کر رہی تھی۔ اسے چائے کا مگ تھماتے تہمینہ بھابھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئیں۔ یہاں آپ یاد کرتی ہیں اور وہاں اماں جی۔ وہ چائے کا بڑا سا سپ لیتے ہوئے مسکرائی۔ صرف ماں جی؟ ولید بھی تو تمہیں مس کرتا ہوگا۔ اسے لگا بھابھی طنز کر رہی ہیں، مگر ان کا انداز بہت عام سا تھا۔ وہ اپنی سوچ کو رد کرتے بروقت مسکرائی۔ ہاں وہ بھی، بلکہ وہ تو مجھے آنے ہی نہیں دے رہا تھا، آپ کی بیماری کا بتایا تبھی آنے دیا۔
स्टेशन पर भी वो भी मुझे छोड़ने आया था। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो झूठ क्यों बोल रही है। बहुत अच्छा किया तुमने जो आ गई, अब कुछ दिन इत्मीनान से हमारे साथ ही रहो, फिर तो तुम्हें वहीं रहना है। ज़ैनब खटक गई, चाय का घूंट हलक में अटक गया। क्या मतलब भाभी आपका? भाभी चौंकी, बिल्कुल ही बेअख्तियार में कह गई थी, सो फ़ौरन बात पलट गई। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है ज़ैनब। उन्होंने तजस्सुस फैलाना चाहा और ज़ैनब के अंदर खौफ सा फैल गया। कौन सी खबर भाभी? निचला होंठ दांतों में दबाए उसे देखते रही। इस पल बहुत दिलफरेब मुस्कुराहट उनके लबों पर फैल रही थी। तुम फुप्पो बनने वाली हो? सच? उसने मारे खुशी की चीख मारी थी। 9 साल मन्नत मुरादों के बाद ये खबर मिली थी। भाभी हंसने लगी। 100% सच। ज़ैनब उनसे लिपट गई। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी। खुश होने के साथ साथ शर्माई भी थी। क्या नाम रखेंगी? अरे अभी तो बहुत वक्त है। वो भी उनके साथ हंसने लगी। इतनी अच्छी खबर इतनी देर से क्यों दी आप लोगों ने? कल जब शोएब भाई का फ़ोन, अरे याद आया, आपको तो बुखार था ना। झूठ नहीं बोलते तो तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आती? वो अपने कारनामे पर खुश हो रही थी, तभी फ़ोन की बेल बज उठी। भाभी फ़ोन रिसीव करने चली गई तो वो चाय के बर्तन धोने लगी। जहन घूम फिर कर फिर से वलीद कासिम में जा अटका। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसकी बात ने गुस्सा दिलाया है या अफसोस। अरे कहाँ हो? भाभी ने उसका कंधा हिलाया तो वो चौंकी। मैं कब से बोल रही हूँ मगर तुम ना जाने कहाँ हो। हाँ, वो अपने भतीजा भतीजे का नाम सोचने लगी थी। उसने बात बनाई, वरना हकीकत ही थी कि ऐसे भाभी के आने तक की खबर ना हुई थी उसे। किसका फ़ोन था? शोएब का, भाभी ने बताया। कह रहे थे लंच टाइम में घर नहीं आ सकेंगे, कोई ज़रूरी काम है, लिहाजा हम लोग इंतज़ार ना करें उनका। भाभी ने तवा चूल्हे पर चढ़ाया तो वो हांडी की तरफ मुतवज्जो हो गई। यूं ही इधर उधर की बातों में वक्त कट गया और फिर जब वो दोनों खाना खा रही थी तो एक बार फिर फ़ोन बजने लगा। देखना ज़रा किसका है। मैं पानी ले आऊँ। भाभी किचन में चली गई और वो टेलीफोन स्टैंड तक आ गई। हेलो, मैं हूँ, कैसी हो? वो खामोश रही। अगर वो ना भी बताता तो वो पहचान ही लेती। कुछ कहोगी नहीं? वो मुतबस्सम लहजे में पूछ रहा था। अच्छा, डांट ही दो। वो अभी भी खामोश रही। तुमने बहुत अच्छा किया कि साहिवाल चली गई। अब मैं जल्द आऊँगा तुम्हें लेने, बारातियों के साथ। वो सुलग कर रह गई थी। ज़रूर आना बारातियों के साथ मेरे जनाजे में शिरकत करने। उसने तड़प कर फ़ोन पटक दिया। दिल अथाह गहराइयों में डूब कर उभरा था। दिमाग बस एक पल को माऊफ हुआ था। उसने सर झटक दिया। किसका फ़ोन था? उसे आते देखकर भाभी ने पूछा। वलीद का। वो बैठ गई। उसे लगा भाभी सुनकर मुस्कुराई और ये वही वहम था, वो बाकी मुस्कुरा रही थी। ज़ैनब, क्या ख्याल है तुम्हारा वलीद के बारे में? भाभी का खोजता हुआ अंदाज उसके सीने में अन्नी की तरह पैवस्त हुआ था। क्या मतलब? तुम्हें वलीद ने नहीं बताया? उन्होंने बहुत शिद्दत के अंदाज में अपनी नंद को देखा था। ज़ैनब कितनी ही देर कुछ भी ना बोल सकी। क्या आपसे वलीद ने कुछ कहा है? उसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई थी। नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता मैंने अंदाज़ा ज़रूर लगाया है। तुम और वो? बस। भाभी उसे हैरत से देख रही थी। अगर वलीद हमाकतें कर रहा है तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि मैं भी उसके साथ शरीक हो जाऊं। भाभी चुप सी रह गई। उसके लहजे की कतियत ने इन्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया था। लेकिन ज़ैनब, अगर ऐसा हो भी जाता है तो इसमें क्या बुराई है? वो तुम्हारा कज़न है, वो मेरा देवर है। वो ज़ोर देकर बोली। बहरहाल मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, ना आज और ना कल। और प्लीज़ भाभी, इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। अपने अटल फैसले के बावजूद कोई बात उसे अंदर ही अंदर हौलाए दे रही थी। भाभी ने उसके चेहरे पर गर्दिश करते साए को देखा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। उसने सर हिला दिया। अलबत्ता सुकून नहीं हुआ। वो सोच रही थी भाभी ने अंदाज़ा लगाया है, इससे पहले कि कोई और भी लगाए। मुझे कुछ करना होगा, वलीद को इस हमाकत का एहसास दिलाना होगा। और यही बात उसे वापस लाहौर खींच लाई थी। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उससे कबल हुआ करता था। उसकी आंखें या बातों में कोई ऐसा तासुर ना था जो उसे चौंकाता। अलबत्ता एक झिझक सी दर आई थी उसके अपने रवैये में, जिसे वो नापसंद करते हुए भी दूर नहीं कर पाई थी। जिस मकसद के लिए वो यहाँ आई थी उसकी पहली कड़ी यूँ पूरी हुई कि उसने लाइबा की तस्वीर अम्मा जी को दिखाकर अपना ख्याल जाहिर किया। अम्मा जी कुछ पल तस्वीर देखती रहीं, फिर बोली, ज़िंदगी मुझे नहीं वलीद को गुजारनी है। अगर ये लड़की उसे पसंद आ जाती है तो मैं भला क्यों एतराज़ करूँगी? ठीक है, फिर मैं आज ही ये तस्वीर उसे दिखा देती हूँ। उसने खुद ही बताना मुनासिब समझा और दोपहर में अम्मा जी को सोने की आदत थी। उसे यही वक्त मुनासिब लगा। वो स्टडी में अपने पीसी पर कुछ काम कर रहा था। अगर तुम मसरूफ़ नहीं हो तो चंद मिनट मुझे दे सकते हो। मसरूफ़ तो मैं हूँ मगर तुम कहो। मॉनिटर से नज़रें हटाकर उसने पूरी की पूरी रिवॉल्विंग चेयर उसकी तरफ घुमाई थी। नहीं, तुम फारिग हो जाओ, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। वलीद गर्दन हिलाकर वापस अपना काम करने लगा। वो उंगलियां मरोड़ती लफ्ज़ों को तरतीब देती रही। महज 5 मिनट बाद वो अपना काम ख़त्म करके उसके सामने बेड पर आ बैठा। कहो।
ज़ैनब ने तस्वीर उसकी तरफ बढ़ा दी। कैसी है? वलीद ने सरसरी से अंदाज में तस्वीर देखी। बड़ी क्यूट सी लड़की है, अच्छी है। वलीद ने तस्वीर उसकी झोली में डाल दी। वो लोग इस वक्त मैट्रेस पर बैठे हुए थे, जिसके सामने ही टीवी रखा हुआ था। वलीद ने रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया और अपनी मुख्तसर राय देकर लाताल्लुक हो गया। ज़ैनब को उसका अंदाज बुरा लगा, फिर भी बोली, सिर्फ अच्छी है? नहीं, बहुत अच्छी है। डिस्कवरी पर वॉल्यूम सेट करते हुए वलीद ने कहा, लाइबा नाम है इसका। अगर तुम्हें याद हो तो इसने MBA तुम्हारे साथ ही किया था। मेरे मामू की इकलौती बेटी है। तुम एक बार देखो तो सही। वलीद की लातल्की उसे झुंझलाने पर मजबूर कर रही थी। वलीद ने स्क्रीन से नज़रें हटाकर तस्वीर हाथ में ली और निहायत मसनूई संजीदगी से देखने लगा। चंद पल यूं ही सिरके थे। हाँ, बहुत अच्छी खूबसूरत लड़की है, मुझे याद आ गया है। ये मेरी क्लास फेलो नहीं थी, बल्कि 2 साल जूनियर थी। इसके एकेडमिक रिकॉर्ड ने काफ़ी उधम मचाई थी यूनिवर्सिटी में। वो रुका, फिर बोला, जोड़ी अच्छी रहेगी। वैसे तुमने तहमीना भाभी से पूछ लिया? ज़ैनब ने हैरान होकर उसे देखा। तहमीना भाभी की इजाज़त ज़रूरी है कि ना भाई, आफ्टर ऑल शोएब भाई की ज़ौजा मोहतरमा है। लहजा इंतहाई संजीदा था। वो ना समझी, मगर फिर समझी तो महज एक खफगी भरी निगाह उस पर डालकर रह गई। मेरे मामू यही लाहौर में रहते हैं। कल मैं और अम्मा जी इनके यहाँ जा रहे हैं। उसने गोया तमहीद मानना शुरू की। ज़रूर जाओ। वलीद की नज़र स्क्रीन से हटी नहीं रही थी। ज़ैनब को सुबकी का एहसास हुआ। दूसरे ही पल वो उठकर टीवी ऑफ कर चुकी थी। वलीद ने उसे टीवी के आगे दीवार की तरह खड़े देखा। क्या मेरी बात तुम्हारे लिए अहमियत रखती है? तुम खुद मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हो। गोद में रखे कुशन के गिर्द बाजू लपेटते हुए वलीद ने उसे बहुत प्यार से देखा था। तो फिर मेरी बात मान लो वलीद, लाइबा बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। वो लजाजत से बोली। वलीद मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। ज़ैनब भी बहुत अच्छी लड़की है और आई एम श्योर कि जो खुशी मुझे उसके साथ मिलेगी वो लाइबा उसका शायबा तक नहीं दे सकेगी। ज़ैनब के ने सर उठाकर उसे देखना पड़ा। उसे एकदम एहसास हुआ कि वो शख्स जिसे वो अब तक बच्चा समझ रही थी, वो बच्चा हकीकत नहीं रहा था। वो अपना अक्स उसकी आंखों में देखते हरासा हो गई। उसका सर झुका और पलकें भी। जो तुम चाहते हो ये मुमकिन नहीं है वलीद। अपनी आवाज़ पर वो किसी तौर काबू नहीं पा सकी थी। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उसका अंदाज सरसरी समझाने वाला था। आखिर तुम मारे गैज़ व बेबसी के। उसकी आवाज़ कहीं अंदर ही अंदर अटक कर रह गई। आखिर तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते? दिल के मामलात में अकल का क्या काम? मसनूई तहीर से आंखें पिटपटाकर दरियाफ्त किया। बाज़ औक़ात आप वो नहीं कर पाते जो करना चाहते हैं। वो भी इस वक्त वो नहीं कर पा रही थी जो वो करना चाहती थी। तुम वो रिश्ता क्यों भूल रहे हो जो हमारे बीच है? मैं कुछ नहीं भूला, सब कुछ याद है मुझे। और वहीद लाला के इंतकाल को 2 बरस गुजर चुके हैं। उसने कहना चाहा, मगर फिर उसे ज़ैनब ने टोका, और अब तुम चाहते हो कि मैं भी मर जाऊं, है ना? उसकी आवाज़ गैर मामूली तौर पर तेज़ थी। ज़ैनब, वलीद की निगाहों में तासुब सिमट आया था। इसी मौत से तो बचाना चाहता हूँ मैं तुम्हें, अहमक लड़की। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसके बाद लोगों की उंगलियां मुझ पर उठने लगें। बहुत परवाह है तुम्हें लोगों की। लबों पर तंज चमका। नहीं, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी परवाह है। और मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा, तो अब सोच लो। अच्छा खासा हैंडसम हूँ, अपना बिजनेस है, और कोई बुरी आदत भी नहीं मुझ में। लोग चांद सूरज से तशबीह देंगे हमारी जोड़ी को। सबसे बड़ी बात यह कि तुमसे मोहब्बत भी करता हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें इस किस्म की बकवास करते हुए? वो नफरत से फुंकारी। अब तक जिसे भाई समझती रही हूँ, उसे शौहर बनाने से बेहतर है कि मैं डूब कर मर जाऊँ। वलीद के लफ्ज़ कहीं अंदर ही डगमगा गए, मगर फिर उसने खुद पर काबू पा लिया। ठीक है, तुम डूबने की तैयारी करो, मैं अच्छा तिराक हूँ। होंठों के कोने यहाँ से वहाँ तक फैल गए। खुदा के लिए मेरा मजाक मत उड़ाओ वलीद कासिम। आज तुम हंस रहे हो, कल को पूरा जहान हंसेगा। जब्त की कड़ी मंजिलों से गुजरते हुए वो गिड़गिड़ाई थी। आंखों में जैसे किरचियाँ भर गईं। तुम्हें सिर्फ जहान की परवाह है, मेरी नहीं? वो पूछ रहा था। लेकिन मुझे किसी जहां की परवाह नहीं। चाहे हंसे चाहे रोए, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। मुझे तुमसे ही शादी करनी है, और मैं करूँगा भी। उसका 2 टोक अंदाज ज़ैनब को अंतर तक सुलगा गया था। नहीं मिस्टर वलीद, तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। कितनी तारीफ़ करेंगे ना सब लोग तुम्हारी, कितना अजीम कहेंगे ना लोग तुम्हें कि तुमने बेवा भावंज पर तरस खाकर उससे शादी कर ली। वलीद की फराक पेशानी पर उस इल्ज़ाम से कई सलवटें पड़ गईं। मेरे जज्बात के लिए इस कदर घटिया अल्फाज इस्तेमाल मत करो ज़ैनब। हाँ, तुम्हारे जज्बात। आखिर तुम इतना भड़क क्यों रही हो? मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, कोई गलत मुतालबा नहीं किया। बताओ मुझे ज़ैनब, आखिर क्या गलत है? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कोई शरई पाबंदी नहीं है, फिर आखिर तुम क्यों एतराज़ कर रही हो? वो रुका, मगर ज़ैनब को खामोश पाकर कुछ सोचकर बोला, हमारी शादी के मुतालिक मैं कल अम्मा जी से बात करने वाला हूँ। अम्मा जी से ऐसे कोई बात नहीं करोगे तुम? ज़ैनब ने अपनी उंगली उठाकर उसे तंबीह की थी। वलीद उसकी तरफ मुड़ा। कुछ पल उसके चेहरे को निगाहों की जद में कैद रखने के बाद बराह रास्त उसकी आंखों में आंखें डाल दी। मैं वही करूँगा जो मेरा दिल कहता है, और तुम मुझे रोक नहीं सकती। ज़ैनब का सारा वजूद आग की जद में आ गया।
वो जानना चाहती थी मगर रुक गई। तुम वही करना वलीद कासिम जो तुम्हारा दिल चाहता है, और मैं वो करूँगी जो मेरा दिल चाहता है। रोक तो तुम भी मुझे नहीं सकते। और हाँ, वो पलटी। याद रखना वलीद, मेरी मर्जी के बगैर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब की बार वो रुकी नहीं थी। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और तीसरी के बाद चौथी फाइल भी उसने मेज़ पर पटक कर अपना सर उन पर गिरा दिया। उम्र कैसे कटेगी सारी, दिल नहीं लग रहा फाइलों में। उसने हस्बे मंशा शेर बिगाड़ा। जहन उलझा हुआ था, कभी एक पहलू सामने आता तो कभी दूसरा। वो बहुत इज़्तिराबी अंदाज में दाईं टांग हिला रहा था। बेचैनी शायद यूं ही इंसान को मुस्तरिब कर दिया करती है। उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी, फिर उंगली के पोर से उसे बजाया गया था। उसने थके थके से अंदाज में सर हिलाया। हाय फातीन, हाय प्रिंस। वो अंदर आ गई थी। फिर उसकी शक्ल देखकर जो हंसना शुरू किया तो कितनी ही देर हंसती चली गई। वलीद ने उसे नागवारी से देखा और दोनों हथेलियों से मेज़ पर बोझ डालकर आगे झुका। जहर लग रही हो इस वक्त, उसने दांत किचकिचाते। फातीन की हंसी रोक ही नहीं रही थी। क्या बना तुम्हारी लव स्टोरी का? वो अपनी हंसी पर काबू रख रही थी। फिलहाल तो फ्लॉप जा रही है। वो मुंह बनाकर बोला। या वो मानती ही नहीं है फातीन? रिलैक्स, वलीद मान जाएगी। वो तसल्ली आमेज मुस्कान सजाए बोली। वलीद बालों में उंगलियां फेरते हुए उठा और ग्लास विंडो के पास जा रुका। वो समझ रही है मैं उसकी इंसल्ट कर रहा हूँ। पता नहीं वो मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रही। अब मुझे क्या पता कि मैं उससे कब मोहब्बत करने लगा। उसकी झुंझलाहट और बेबसी इंतहा को छू रही थी। फातिन ने फिर एक ज़ोरदार कहका लगाया। मान जाएगी कब? जब वक्त आएगा। वो उसके करीब आकर खड़ी हो गई। और वक्त कब आएगा? वो मुड़ा और शाना ग्लास से टिकाकर सीने पर बाजू बंद कर लिए। मुझे क्या पता। वो सर झुकाकर रह गई। फातिन कितनी देर ग्लास के इस तरफ नज़र आते नीले आसमान पर नज़र टिकाए वो बोला। फातिन इस्तजाबी नज़रों से उसे देखने लगी। मैं वाकई नहीं जानता कि कब उससे मोहब्बत करने लगा। उसने कई बार का कहा, फिक्रा फिर दोहराया तो वो तब गई। हाँ, मोहब्बत ना हो गई, तमाशा ही हो गया। शट अप, मेरी मोहब्बत को तमाशा मत कहो। वो बुरा मान गया। मैं जानता हूँ वो मान जाएगी, और ना मैं माननी तो क्या फ़र्क पड़ता है। शादी तो मैं फिर भी उसी से ही करूँगा। वो अपनी जोन में लौट आया था। फातिन ने बढ़कर उसके शाने पर हाथ रख दिया। अगर तुम कहो तो मैं ज़ैनब से बात करूँ? अरे नहीं, ये बात उसे और भी बुरी लगेगी। वो दोनों एक पल के लिए खामोश हो गए। उफ, तुम तो बिल्कुल भी अच्छे मेज़बान नहीं हो वलीद। कम से कम कॉफ़ी ही पिला दो। घंटा भर से ज़ैनब नामा खोले बैठे हो। अरे वाह, मेरा ज़ैनब नामा 2 मिनट बर्दाश्त नहीं होता तुमसे। और वो जो खुद हर वक्त अहमद नामा खोले रखती हो। उसने दुबदू तंज किया तो वो एकदम बोली। ताना मत दो, कॉफ़ी के साथ पिज़्ज़ा खिलाओ। किस खुशी में? अपनी मुतवक्को शादी की खुशी में, और वो भी ज़ैनब के साथ। ओके, वो फ़ौरन राज़ी हो गया। मैकडोनल्ड चलते हैं कहकर वो फ़ोन पर सेक्रेटरी को ज़रूरी हदायत देने लगा। फिर रिसीवर रखकर बोला, वैसे एक बात है तीना कि तुम भी अच्छी खासी हो, फिर तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं आया? मुतबस्सुम और शरीर लहजे में वो हैरत का इजहार कर रहा था। फातिन ने घूर कर देखा, फिर मसनूई आह भर कर बोली, हाय इस जुदो पेशमा का पेशवा होना। अब चलो। वो दोनों हंसते हुए बाहर निकले थे। वापस आया तो अम्मा जी तख्त पर बैठी सब्जी बना रही थी। कहाँ थे अब तक? मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। जी, ज़रा फातिन के साथ चला गया था। वो मुख्तसर बताकर उनके करीब ही बैठ गया। क्या तारीख तय हुई है उसकी शादी की? उन्होंने पूछा तो वो उठते हुए बोला, कोई भी नहीं, क्योंकि उसका मंगेतर 4 माह के लिए पेरिस चला गया है और उसकी वापसी पर ही शादी होगी। बताकर वो इधर उधर देखने लगा। फिर सारा घर छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं थी। वापस अम्मा जी के पास आया तो वो मुस्कुराकर बोली, ज़ैनब वापस लाहौर चली गई है। मुखज्जल सा होकर उनके करीब ही बैठ गया। मैं ये तो नहीं पूछ रहा। अच्छा, तो फिर क्या पूछ रहे हो? उनका अंदाज ऐसा था जैसे किसी छोटे से बच्चे की चोरी पकड़ रही हूँ, और बच्चा साहब ज़रा सी ढील पाकर फ़ौरन फैल गए थे। आपने शोएब भाई से बात की? करीब पड़ी पानी की बोतल मुंह से लगाते उसने पूछा, अकल तुम्हें अब भी नहीं आई? 1000 बार कहा है ग्लास में डालकर आराम से पिया करो, मगर मजाल है कि तुम्हारे कान पर जूं रेंग जाए। वलीद बगैर शर्मिंदा हुए मुस्कुराता रहा। फिर उनके घुटने पर सर रख कर लेट गया। माँओं के लिए तो इतनी मोहब्बत भी बहुत हुआ करती है। उन्होंने झुककर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। अभी कुछ अरसा पहले ही तो उनकी गोद में सिमट जाया करता था। मैंने शोएब से बात की थी। वो उंगलियां उसके बालों में फेर रही थीं। फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? उसके लहजे में उम्मीद के दिए की थरथरी हुई लो की बेचैनी थी। उसे कोई एतराज़ नहीं, बल्कि हम में से तो किसी को भी कोई एतराज़ नहीं है। बस ज़ैनब मान जाए तो। वो खामोश हो गई तो वो उनका बालों में हरकत करता हाथ बड़ी मोहब्बत से थाम कर बोला, जब मैं ज़ैनब के मुतल्लिक आपसे बात करने वाला था तो बहुत डरा हुआ था। मेरा ख्याल था कि आप नहीं मानेंगी। क्यों भला? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मेरा ख्याल था कि आप रवायती सासों की तरह तनकर खड़ी हो जाएंगी। वो हंसते हुए कह रहा था, लेकिन आप में तो सासों वाले गर्द सिरे से है ही नहीं।
خدا معاف کرے مجھے ایسے گٹسوں بٹسوں سے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ اور میں زینب کی ساس نہیں، ماں ہوں، اور مائیں اپنی اولاد کی بہتری ہی چاہتی ہیں۔ وحید کے انتقال کے کچھ عرصے بعد ہی میرے دل میں تم دونوں کی شادی کا خیال آیا تھا، مگر تب تم پڑھ رہے تھے، تو اسی دوران دو رشتے بھی آئے تھے اس کے، جو کافی سے زیادہ اچھے تھے، مگر میرا دل راضی نہیں ہوا۔ مرحوم بھائی بھاوج کی نشانی کو میں خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ اتنے عرصے سے سبھی کچھ سوچے بیٹھی ہیں، اگر مجھے کوئی اور لڑکی پسند آ جاتی تو یا تو زینب تو کسی اور کو پسند کر سکتی تھی، سبھی کچھ ممکن تھا، مگر خدا بڑا کارساز ہے۔ دیکھ لو، اس نے خود ہی تمہارے دل میں زینب کا خیال ڈال دیا۔ ان کی زبان سے یہ بات سن کر اسے تھوڑی سی شرم آئی تھی، جسے اس نے تھپڑ مار کر بھگا دیا اور فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ پھر کچھ توقف کے بعد تیزی سے بولا، وہ مان جائے گی نا اماں جی؟ وہ کیا اس کا باپ بھی مانے گا؟ وہ بڑے پرجوش انداز میں مسکرائیں تو وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا، لیکن اس کے باپ سے تو مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ ہنسنے لگی، میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں، عبدل سے کہہ دیں، اسے میں نے بازار بھیجا ہے۔ وہ کچھ سوچ کر پھر رکی، کل اتوار ہے، تم فارغ ہو نا؟ جی، اس لیے بتایا۔ پھر پوچھا، کیوں؟ نہیں، یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ سو کر اٹھی تو کھڑکی سے باہر نظر آنے والا منظر بھی دل فریبی کی خبر دے رہا تھا۔ بادلوں کے موٹے موٹے ٹکڑوں کو ہوا نہ جانے کہاں اڑائے لے جا رہی تھی۔ اس کا کمرہ صحن کے پچھلی جانب تھا۔ پچھلی دیوار والی کھڑکی سے کالونی کی صاف ستھری سڑک نظر آتی تھی، جس کے دونوں اطراف میں سفید اور سنبل کے درخت تھے، جن کی نیم برہنہ ٹہنیاں سردی سے سکڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ خاموش اور پرسکون سڑک پر زوردار خشک پتوں کا ڈھیر تھا، جو ہوا کے ذرا سے تیز ہونے سے دور تک گھومتے چلے جاتے تھے۔ دور کہیں کوئی ایسے موسم میں کوک کر زندگی کی نوا دے رہا تھا۔ ہوا کے تیز جھونکوں نے درختوں کو چیخنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ ایک دم چونکی، پھر منہ دھو کر کمرے سے باہر آ گئی۔ بھابھی کچن میں مصروف تھیں، اسے دیکھتے ہی بولی، اچھا ہوا تم جاگ گئیں۔ اب یوں کرو، یہ بریانی کا مسالہ بھون لو، میں تب تک کوفتے بنا لیتی ہوں۔ کھانے میں دیر ہو گئی تو شعیب خفا ہوں گے۔ اتنا اہتمام کس خوشی میں ہو رہا ہے؟ اس نے چولہے پر چڑھی دیگچیوں میں جھانکا۔ اماں جی آئی ہیں؟ وہ سرسری سا بتا کر کچے قیمے میں مسالہ ڈالنے لگی۔ زینب ایک پل کو چپ ہو گئی، پھر بولی، میں ان سے مل کر آتی ہوں۔ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ اسے آنچ کم کرتے دیکھ وہ بولی، وہ طارق بھائی ہے نا، میری خالہ کے بیٹے، ان کی بیوی ہاسپٹل ہے، اماں جی اور شعیب انہی کی عیادت کے لیے گئے ہیں۔ وہ سر ہلا کر ہنڈیا کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھابھی ہاتھ سے قیمہ مسر رہی تھیں، کچھ سوچ کر انہوں نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ زینب، وہ رکی پھر بولی، اماں جی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آئی ہیں۔ زینب دنگ سی رہ گئی تھی، میری مرضی کے بغیر؟ شعیب نے ہاں کہہ دی۔ بھابھی نے کسی مجرم کی طرح اقبال جرم کیا۔ وہ مارے صدمے کے سٹول پر ڈھہ سی گئی۔ یہ نہیں ہوگا، قطعاً بھی نہیں ہوگا۔ کتنی دیر بعد رندھی آواز میں بولی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ شعیب بھائی اور اماں جی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ولید تو احمق ہے، گدھا ہے، بے وقوف ہے۔ ارے یہاں تو ہماری شان میں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ ولید اسی پل کچن میں داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر زینب یوں کھڑی ہوئی جیسے شیر اپنے دشمن کو دیکھ کر چونکتا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم اماں جی سے کچھ نہیں کہو گے۔ اس کا انداز بے حد جارحانہ تھا۔ ارے بھائی، میں نے اماں جی سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ ان کا دل بریانی کھانے کو چاہ رہا تھا، تبھی تو انہوں نے بھی بھابھی سے فرمائش کی۔ کیوں بھابھی؟ وہ کمال معصومیت سے بے نیاز ساتھ بھابھی سے بھی تائید چاہی۔ بکو مت ولید قاسم، اور ابھی میری بات کان کھول کر سنو۔ تم جو چاہتے ہو اول تو میں ہونے نہیں دوں گی، لیکن اگر ایسا ہوا تو اس سے بات نہ بن سکی۔ اس تو کے آگے اس نے قطع نہیں سوچا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد آگ کے شعلے لپکتے محسوس ہو رہے تھے۔ تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ، ورنہ… وہ انگلی اٹھا کر بڑے ضبط سے بولی، ورنہ… ولید کی نگاہوں میں لطف بھری سرکشی ہچکولے کھا رہی تھی، ورنہ میں تمہیں دھکے مار کر باہر نکال دوں گی۔ ولید کے لبوں پر مسکان بکھر گئی۔ وہ غصے میں 100 واٹ کے بلب کی طرح جل رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے جا رکا۔ اچھا ذرا ہم بھی تو دیکھیں آپ کی طاقت۔ چیلنجنگ انداز سراسر استہزاء تھا۔ زینب کلس کر رہ گئی۔ اس دیوار چین کو دھکا دے کر ذرا سا بھی ہلا نہیں سکتی تھی۔ کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ بھابھی زینب کی صورت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ زینب نہایت غصے سے دھپ دھپ کرتی باہر نکل گئی۔ بھابھی نے سر پیٹا، جبکہ ولید مسکرا کر بولا، مجھے تو جو ہوا ہے وہ رومیو کو جولیٹ سے ہوا تھا، اور اسے وہ ہوا ہے جو امریکہ کو تمام اسلامی ممالک سے ہوا ہے۔ بھابھی نے خالی دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہ کتنی ہی دیر کھڑی رہیں۔ انہیں اپنے شوہر نامدار پر غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے انہیں ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام کرنے کے لیے کہا تھا، اور اگرچہ وہ اچھی کوہ پیما تھیں، مگر زینب جیسے کو سر کرنا کافی کٹھن تھا۔ پھر جس قسم کے رد عمل کا اظہار
اس نے ولید کے سامنے کیا تھا۔ انہیں تو اپنی خیریت بھی مشکل نظر آ رہی تھی۔ بہرحال انہوں نے دل کڑا کیا اور اندر داخل ہو گئیں۔ نیم تاریک کمرے میں ماؤنٹ ایوریسٹ انہیں بیڈ پر دراز نظر آئی۔ وہ چھت پر نظر گاڑے ہوئے تھی۔ کمرے میں اندھیرا کیوں کر رکھا ہے زینب؟ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے ٹیوب لائٹ آن کرنی چاہی۔ ایک دھماکے سے روشنی پھیلی اور اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے تیزی سے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ پھر جب تک آنکھوں نے روشنی کو قبول کیا، بھابھی نہ صرف اس کے قریب بیٹھ چکی تھیں بلکہ ہاتھ بھی اس کے کاندھے پہ رکھ چکی تھیں۔ موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، چلو کچھ دیر ٹیرس پر واک کرتے ہیں۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ بھابھی اس کے کھڑے ہونے کی منتظر رہیں جبکہ وہ آلتی پالتی مارے جانے کی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بھابھی بھی لفظ ڈھونڈنے لگیں۔ کچھ دیر بعد زینب کی آواز گونجی، آپ نے شعیب بھائی سے کہا؟ آنکھوں میں آس و نیاز کی شمع جلائے وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ بھابھی کی نگاہیں جھک گئیں، اور ابھی کچھ روز قبل ہی تو انہوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اب؟ اچھا زینب، ایک بات بتاؤ، آخر تم ولید سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا اعتراض ہے تمہیں، جبکہ تم ولید کو اچھی طرح سے جانتی ہو؟ میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، تبھی انکار کر رہی ہوں، وہ بولی۔ کیا یہ اعتراض کافی نہیں کہ وہ مجھ سے پورے 2 برس چھوٹا ہے، مرحوم شوہر کا بھائی ہے، جو کچھ عرصے قبل تک میرے گھٹنے پر سر رکھ دیا کرتا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ وحید کے انتقال سے قبل وہ مجھے بھابھی کہا کرتا تھا۔ یہ اتنا بڑا اعتراض نہیں ہے جانو، اسلام نے اس قسم کی شادی کی اجازت دی ہے۔ پھر جب ولید تمہیں بھابھی کہتا تھا تب وہ تمہیں صرف وحید کے حوالے سے دیکھتا تھا، اور اب وہ بچہ تو نہیں رہا۔ نوجوانی اور جوانی کے جذبات میں بہت فرق ہوتا ہے زینب۔ انہوں نے توقف کیا، یہ دیکھنے کے لیے وہ سن رہی ہے یا نہیں۔ عمروں کا فرق بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، محض 2 برس ہی تو بڑی ہو تم مجھ سے، لیکن ساتھ کھڑی ہو تو 4 سال چھوٹی ہی لگتی ہو، وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ جس پر پڑتی ہے وہی جان سکتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ اس خفت کا سامنا آج اور کل مجھ کو ہی کرنا پڑے گا، وہ تلخی سے بولی۔ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتی کہ آپ کو میرا وجود اب ناگوار گزرنے لگا؟ اس نے نہایت سہولت سے الزام ان کے سر لگایا۔ خدا کے لیے زینب، مجھے اتنا غلط مت سمجھو، میں تو تمہاری بھلائی چاہتی ہوں، ورنہ تم سے بڑھ کر بھلا کون عزیز ہو سکتا ہے مجھے؟ انہیں بے حد صدمہ پہنچا تھا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ عمر کا یہ فرق، ابھی عمر پر آپ بہت لیکچر دے چکی ہیں بھابھی، لیکن ایک بات بتائیے، خدا نخواستہ شعیب بھائی کو کچھ ہو گیا تو کیا مظہر سے شادی کر لیں گی آپ؟ وہ بھی تو آپ سے صرف 1 برس چھوٹا ہے۔ جب ساری دنیا دشمن لگنے لگے تو انسان عقل کا دامن دانستہ طور پر چھوڑ دیتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ زینب وہ غم کی حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس وقت دروازہ دھاڑ سے کھلا اور شعیب بھائی غضبناک چہرہ لیے اندر داخل ہوئے۔ شرم تو نہیں آئی یہ اتنی بڑی بات کہتے؟ بھائی کے مرنے کی دعائیں مانگ رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ بیچاری بھابھی فوراً گھبرا اٹھیں۔ تم چپ رہو تہمینہ، مجھے بات کرنے دو اس سے، انہوں نے گھورا۔ وہ سہم کر چپ ہو گئی۔ بالکل بھابھی، آپ چپ ہی رہیں۔ وہ شعیب کی طرف گھومی۔ اور آپ کیا بات کرنے آئے ہیں؟ خود غرض میں ہوں یا آپ؟ صاف صاف کہہ دیجئے، میرا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں، کاش میں مر گئی ہوتی۔ وہ رونے لگی۔ شعیب گنگ سے اسے تکے گئے، پھر کڑے ضبط سے بولے، بہتر ہوگا اب اپنی زبان سے ایک لفظ بھی مت کہنا، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، ہر حسرت پوری ہو جائے گی۔ شعلہ سا لپکا تھا۔ پلیز۔ بھابھی پھر منمنائی، مگر یہ منمناہٹ دھاڑ میں کھو گئی۔ ہاں یہی سچ ہے کہ تم بوجھ ہو ہم پر، نہیں رکھنا چاہتا میں تمہیں اپنے گھر۔ وہ بھی بولتے چلے گئے۔ زینب کے اندر غصہ غم بن کر اودھم مچانے لگا۔ اسے اپنے وجود سے دھواں اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ شعیب کو اپنے لفظوں کی سختی کا احساس ہوا تو بولے، ولید بہت اچھا ہے زینب، بہت خوش رکھے گا تمہیں۔ آخر کب تک تم زندگی یوں ہی گزارو گی؟ میری زندگی کو ماریں گولی، جس سے آپ کا فائدہ ہے وہاں چاہے مجھے کسی گدھا گاڑی والے سے بیاہ دیں، وہ بولی۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا شعیب بھائی، میں بھی زینب ہوں، مر جاؤں گی مگر شادی نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ عین بارات والے دن لٹک جانا چاہے گولی مار دینا، مگر اتنا تم بھی یاد رکھنا، جہنم میں تمہیں بھی نہیں رہنے دیں گے۔ ترکی بد ترکی دھمکی دی اور بھابھی کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گئے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ آخر کیا ضرورت تھی اتنی سختی سے بات کرنے کی؟ بھابھی متنفر ہوئی۔ انہیں حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ شعیب مسکرانے لگے۔ باہر آتے ہی ان کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ تم تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، متبسم سا لہجے میں بولے۔ شام نے کب رات کا آنچل اوڑھا، دن کے اجالے کو الوداع کہا تھا، تھک کر پرندے کب درختوں کی ٹہنیوں میں سوئے۔ کھڑکی میں کھڑے ہو کر باہر کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود وہ جان نہ سکی ذات کے ایمان میں دکھ اپنی تمام تر شدتوں کے ساتھ جمع تھا۔ کمرے کی خاموش تنہائی میں وہ موجود تھی، مگر نہیں تھی وہ وحید کی رفاقت میں گزرے لمحوں میں بھٹک رہی تھی۔ کتنا مختصر دور تھا اور وہ دور بھی وہ کھٹک کر ساکت ہو گئی۔
अपने पीछे उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी थी। उस पर दिल का गुबार आंखों में ठहरा हुआ था और वो किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। उसने अपने कंधे पर नरम झुर्रियों भरे हाथ का दबाव महसूस करते बहुत ज़ोर से आंखें मीची, फिर दबाव बढ़ा और उसने आंखें खोल दी। एक आवारा बूंद पलकों से कैसे रिहाई पाकर गाल पर लकीर छोड़ गई। उसके सामने अम्मा जी खड़ी थीं, आंखों के दरीचे में मान कर दिया सजाए जिसकी लो उम्मीद के तेल से रोशन थी। क्या मेरी बात भी नहीं मानोगी? मुझे तो माँ कहती हो ना, तो क्या तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं? वो बेअख्तियार उनके शाने पर सर रखकर बुरी तरह रो दी। जरा सी पलकें उठाकर एक नज़र जरतार आंचल की और कमरे में निगाह डाली। ये कमरा उसने कोई पहली बार नहीं देखा था या कोई पहली बार यहाँ नहीं आई थी, मगर आज तो इस कमरे के तमाम रंग ही बदले हुए थे। यकीनन सारे कमरे को नए सिरे से आरास्ता व बेरास्ता किया गया था। ज़मीन और बेड ताज़ा फूलों से ढका हुआ था जिनकी खुशगवार महक चारों ओर उड़ती फिर रही थी। बेड के एतराफ़ में रखे मेज़ गुलदान वाइट और लिली फूल मुस्कुरा रहे थे क्योंकि इसके दिमाग में अजियत के चक्कर चल रहे थे। उसे अपने सजे संवरे रूप से सख्त वहशत हो रही थी, लेकिन अभी शदीद ख्वाहिश के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकती थी। मुबादा कोई कमरे में आ जाता और उसे आम हुलिये में देखकर ना जाने क्या समझता। उसे एक हफ्ता कबल अपने कज़न शाजिया की कही बात याद आ गई जब भाभी उसे मायूं बिठाना चाहती थीं। रहने दो तहमीना, इसकी कौन सी पहली शादी है? फिर पिछली बार भी मायूं बैठी थी, इस बार ना बैठेगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। लोग मज़ाक के लिबादे में कितना गहरा तंज कर जाते हैं, ये उसने इस पल में जाना था। शिकस्त खुर्दा सी निगाह भाभी पर डालकर वो पलकें झुका गई। एक ऐसी बात ने सारी हिम्मत खींच ली थी। फिर आने वाले दिनों में वो भाभी की हर बात मानती चली गई। ऑफ वाइट वॉल पर सिरकती उसकी नज़र वलीद कासिम की तस्वीर पर जा रुकी। बिलाशुबा ब्लैक हाई नेक में वो बहुत वजीह लग रहा था और यकीनन आज की वजाहत को चार चांद लगे थे क्योंकि उसने कई कज़न्स को इस मुतल्लिक सुना था। वैसे ज़ैनब, तुम हो बहुत खुशकिस्मत, दूसरी बार भी किस शानदार तरीके से बारात आई है। पता नहीं ये रश्क था या भाई, जाहिर है ज़ैनब के अरमान तो पहली दफ़ा ही पूरे हो गए थे, लेकिन वलीद की तो पहली शादी है। ना जाने किसने कहा था और महफिल कश्ते ज़फ़रान बन गई थी। वो भाभी से कहना चाहती थी मगर वो इन सब को डिपट रही थी। यार छोड़ो इन बातों को। ज़ैनब, तुम ये बताओ, वलीद ने तुमसे पहली बार इजहार इश्क कब किया था? उसकी मामूज़ाद काशिफा इश्तियाक से उसके पास आ बैठी और उसका दिल चाहा कि इस बार सारी मसलहत बलाए ताक रखे और धाड़े मार मार कर रोए। काशिफा कह रही थी, तुम दोनों तो इतना अरसा एक ही घर में रहते रहे, कोई बात तो ऐसी होगी जो शादी तक पहुंची, तो ये सब वलीद से ही पूछ लेना। भाभी ने इन सब को वहाँ से उठा दिया और उसके अंदर बूंद बूंद टपकता गुस्सा सुराख करने लगा। और अब जब वो उसकी दुल्हन की हैसियत से उसके कमरे में मौजूद थी तो सुराख खाई की सूरत अख्तियार कर गया था। उसे अपने गले बोटियों से मजीद हाथों से गलीज बू आ रही थी। तन से लिपटा मैरून अरूसी जोड़ा उसे खून रंग लग रहा था। खून ही तो था उसकी उम्मीदों का, उसके भरोसे का और मान का। और कातिल कौन था? वलीद कासिम, जिसके कमरे में दाखिल होते ही वो तेज़ी से उठी थी और आदम आईने के सामने रुक कर जेवरात उतारने लगी। जिस पल वो कमरे में दाखिल हुआ ज़ैनब निहायत इत्मीनान से बैठी थी, मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा लॉक किया वो स्प्रिंग की तरह उछलकर बेड से उतरी थी। इससे कबल वो घूंघट पलटना नहीं भूली थी। वो चंद लम्हे वहीं खड़ा उसे तकता रहा, फिर जेब से वॉलेट और दीगर ज़रूरी अशिया निकाल कर मेज़ पर डाली और सोफे पर नीम तराश होकर बहुत सहूलत से टांग मेज़ पर फैला ली। वो निहायत इत्मीनान से सर के पीछे हाथ बांधे उसे नोच नोच कर जेवरात उतारते देख रहा था, जिसके हर अंदाज से वहशत टपक रही थी। वलीद उसे पुकारना चाहता था, मगर जाने क्या चीज़ ज़ुबान तालू तले चिपकाए हुए थी। अपना सजा समरा रूप बेदर्दी से उजाड़ रही थी। वो इतना सब्र भी नहीं कर रही थी कि वो नज़र भर कर देख ही ले। पता नहीं क्यों वो इतने मुतनफ़िर हो रही थी। हालांकि कोई गलत तमन्ना तो नहीं की थी उसने, और तमन्ना भी ऐसी जिसे हासिल करने में उसके इर्द गिर्द के सभी लोग उसका साथ दे रहे थे। वो तो उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहता था, मगर माँ जी का ख्याल था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसने भी उम्मीद पर अपनी दुनिया कायम कर ली थी। अगर तुम इत्मीनान से बैठकर मेरी बात सुन लो तो शायद बहुत सारे मामलात सुलझ सकते हैं। उसे वॉशरूम की तरफ जाता देख वो एकदम बोला। ज़ैनब ने अपना चेहरा मोड़कर एक सर्द ज़दा नज़र उस पर डाली। शायद नहीं, यकीनन सुलझ सकती होंगी, मगर मुझे तुम्हारे साथ कोई मामलात नहीं सुलझाने हैं। उसके अंदाज में सर्द सी कतियत थी। क्यों? एक पल भी ज़ाया के बिना उसके सामने आया था। क्योंकि ये शादी माँ जी की मर्ज़ी से हुई है या फिर शोएब भाई की ज़बरदस्ती की वजह से, लिहाजा मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं। दो टोक लहजे में कहकर वो वॉशरूम में घुस गई। वलीद ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी।
तुम ने किसी और की मर्जी के आगे सर झुकाया होगा, हमें तो हमारे दिल ने कहा था। वो खुद ब खुद मुस्कुराया। ठीक है ज़ैनब बीबी, हम भी देखेंगे कि तुम कब तक अपनी अना का परचम बुलंद रखती हो। उसकी निगाह वॉशरूम के दरवाजे से टकराकर पलट आई। ज़ैनब बाहर आई तो वो गर्दन तान लंबे कंबल लिए इत्मीनान से सो रहा था। पता नहीं क्यों मगर वो अंदर तक तड़प गई। अगरचे पहले भी इरादा सोफे पर रात गुजारने का था, मगर अब तो सख्त तजलील का एहसास हो रहा था। तेज तेज बालों में ब्रश फिरा, गोया सारा गुस्सा इधर निकाल देना था। अलमारी खोलकर खींच खांच कर कंबल निकाला, उसे धाड़ से बंद किया। रास्ते में आई टेबल को ठोकर मारकर फिर तकलीफ से लब भींच लिए। सारी रात सोफे पर लेटे कमर अकड़ गई। रह रह कर वलीद पर गुस्सा आ रहा था। इतना न हुआ कि आकर कह दे तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। थक कर उठ बैठी, दोनों घुटनों के गिर्द बाजू लपेट लिए, घूर घूर कर खा जाने वाली नज़रों से देखती रही, जिसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। बेअदब ना हो तो बड़ी हूँ मैं इससे, और बड़ों का एहतराम तो लाजमी है। झुंझलाकर कंबल सर तक तान लिया। फिर जब सुबह मौज़न ने पहली आज़ान दी तब उसकी आंख लगी। ख्वाब में उसने वहीद को वहाँ देखा जो बड़ी बरहमी से उसके सामने खड़े थे, जबकि वो मिनमिना रही थी। फिर वहीं कहीं वलीद भी आ गया। ज़ैनब को उसके चेहरे पर बड़ी खबासत नज़र आ रही थी। वो धीरे धीरे चलता उसके पास आया था। फिर पूरे इस्तेहकाक से उसके शानों के गिर्द अपना बाजू फैला दिया। वो मचलकर वहीद से मिन्नत करने लगी। तभी वहीद ने अपने पैरों से हवाई चप्पल उतारी और इन दोनों की तरफ यूं बढ़े जैसे कसाई बकरे की तरफ बढ़ता है। उन्होंने खींचकर ज़ैनब को वलीद के शिकंजे से आज़ाद करवाया और उसके बाद धपाधप वलीद की शामत आ गई। मारे मत मारे वहीद, छोड़ दें, वहीद बच्चा है। वो इन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी कि इसी चक्कर में ठा करके एक ज़रब उसकी कमर पर लगी और वो चीख मार कर उठ बैठी। सांस बेहद गैर मुतवाज़न, धड़कन डगमगाई हुई और चेहरा अर्कज़दा। उसने पूरी आंखें खोलकर गर्दन इधर उधर घुमाई। वहीद कहीं नहीं, अलबत्ता वलीद आईने के सामने खड़ा बेहद हैरानगी से उसे देख रहा था। हाथ में ब्रश था और कमरे में टाइम पीस के अलार्म की आवाज़ गूंज रही थी। खड़खड़ाती आवाज़ जहन पर कोड़े बरसा रही थी। क्या हुआ ज़ैनब? और कौन बच्चा? किसका बच्चा? वलीद ने झुककर तशवीश से उसके जर्द चेहरे को देखा। वो अभी तक सांस बहाल नहीं कर पाई थी। वो वहीद सरासमी की चेहरे से हवा दे रही थी। ऐसा लग रहा था वहीद अभी कहीं से बाहर सामने आएंगे और उसे मारने लगेंगे। उसके जहन से तो शायद कभी वलीद लाला नहीं निकलेंगे। वलीद एकदम सीधा हुआ। शादी मुझसे हुई है और ख्वाब अभी तक वहीद लाला के देखे जा रहे हैं। भुख तो वलीद मियाँ, मोहब्बत करने की यही सज़ा है। वो बुड़बुड़ाया। एकदम ही वलीद को वहीद लाला से बेतहाशा जलन महसूस हुई थी। शुएब भाई और तहमीना भाभी नाश्ता लेकर आए। उठकर फ्रेश हो जाओ। ज़ैनब को हवास बेदार हो चुके थे, सो एक चटती निगाह उस पर डाली जिसके चेहरे पर अब खफगी रकम थी। काश वहीद दोनों चप्पल उतार लेते तो मैं भी इस वलीद के बच्चे का नक्शा बिगाड़ देती। उसने दांत खिचखिचाए और उठ खड़ी हुई। मैं सो रही थी, मर नहीं गई थी जो मुर्दों की तरह जगाने वाला अलार्म लगाया था। उसने एक निगाह भी गुलाब की बेजान पत्तियों पर न डाली थी जो अपनी बेकदरी पर अब तक मातम की ना थी। वलीद ने उसे देखा और कद आदम आईने के सामने जा रुका। पिछले आधे घंटे से मैं आपको तकरीबन 5 बार आवाज़ें देकर जगाने की कोशिश कर चुका हूँ, मगर आप तो यकीनन पूरा अस्तबल बेचकर सो रही थीं। अजनबी अंदाज में गहरा तंज था। काश ये ऊँट भी उस वक्त नज़र आ जाता। वो बुड़बुड़ाकर वॉशरूम में घुस गई और जब ठंडे यख पानी से नहाकर बाहर निकली तो बुरी तरह कांप रही थी। भाई भाभी से वो नॉर्मल अंदाज में मिली थी। शोएब भाई ने उसकी पेशानी पर प्यार किया था। कितने प्यारी लग रही है ना हमारी बेटी, उन्होंने भाभी से कहा तो उनके लहजे की शफकत महसूस करके ज़ैनब ने उनके सीने पर सर रख दिया। ज़रा सी नज़र उठाकर करीब खड़े वलीद कासिम को देखा। ग्रे कलर के कुर्ता शलवार में वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। ज़ैनब झुंझला सी गई। जब वो खुद खुश नहीं थी तो उसे भी खुश होने का हक नहीं पहुंचता। ज़ैनब मुंह दिखाई में क्या मिला? उसकी उकताई सूरत देखकर भाभी उसकी तरफ झुकी। उसने घबराकर वलीद को देखा जो इस वक्त दीगर कज़न्स के साथ बातें करने में मशगूल था। उसे मुनासिब जवाब नहीं सूझ रहा था। क्या दिया है वलीद ने तुम्हें? भाभी ने उसे फिर टहका दिया तो वो सर झुकाकर कलाई में पड़ी चूड़ियों से खेलने लगी। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो चौंकी, फिर कुछ सोचकर वलीद की तरफ घूमी। तुमने ज़ैनब को कुछ भी नहीं दिया? ये सवाल उन्होंने शोएब व कज़न्स के बाहर जाने के बाद किया था। अरे वाह, कुछ भी नहीं क्यों? अपना आप इन मोहतरमा को सौंप दिया है, क्या ये काफ़ी नहीं? उसने सरसरी मगर गहरी निगाह उस पर डाली जो इस वक्त दुनिया जहाँ की संजीदगी चेहरे पर सजाए नई नवेली दुल्हन के बजाय अम्मा दादी बनी बैठी थी। वो तो ठीक है मगर काफ़ी नहीं है। तुम्हें कुछ और भी गिफ्ट देना चाहिए था। वो क्यों? मुँह दिखाएगा, तोहफा अलग होता है। कोई 100 बार तो ये सूरत देख चुका हूँ, फिर मैं अब क्यों उसे अलग से तोहफा देता? उसने बहुत शरीर अंदाज में भाभी से दरियाफ्त किया था। ज़ैनब को हतक का शदीद तरीन एहसास हुआ। ज़ुबान की नोक तक बहुत कुछ आया था मगर भाभी के ख्याल से चुप रही। भाभी हंस रही थी।
ज़रूर 100 बार देखी होगी, मगर दुल्हन बने तो पहली बार ही देखी है ना? क्यों वलीद? वहीद भाई की शादी में भी नहीं देखा था ज़ैनब को? उस पर वलीद के चचाज़ाद शाज़मीन ने अंदर दाखिल होते पूछा था। वलीद और भाभी ने एक साथ में ज़ैनब को देखा। वहाँ के तासरात तवक्कुआत से कुछ कम ना थे। बिल्कुल देखा था, मगर तब दिल नहीं भरा था। तभी तो दोबारा देखने का बंदोबस्त किया है। हद दर्जा इत्मीनान से जवाब देकर वो उठा और वार्डरोब के दाहिने कैबिनेट से हरा मखमल केस निकाल लाया, जिसे खोलकर भाभी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये है, रात पहना नहीं सका था, लिहाजा अब पहना देता हूँ। सबकी मौजूदगी की परवाह किए बगैर उसने गोल्ड नेकलेस ज़ैनब के गले में पहना दिया था। साथ ही कड़े भी थे, जिन्हें एक ही कलाई में डालकर वो उसका हाथ थामकर बैठ गया। भाभी को ये कोना सुकून महसूस हुआ, जबकि ज़ैनब को ये चौंचलाहट बिल्कुल ना भाई थी। और शाज़मीन बज़ाहिर मुस्कुराते हुए अपने दिल को थपकियां दे रही थी। वलीद जैसे शानदार बंदे के हाथ में अपना हाथ देखना ख्वाब तो उसने भी देखा था। हाय, ये क्या कर रही हो तुम? माँ जी की दिल खराश हाय पर उसके हाथ से कफगिर छूट गया। वो झटके से पीछे न हटती तो यकीनन गर्म मिसाले से उसके पाँव पर तजरीदी आर्ट का बेहतरीन नमूना बन गया होता। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ज़ैनब, ये क्या काम कर रही हो तुम? वो सदमे के असरार से निकलकर इस कदर गुस्से से पूछ रही थी। खाना पका रही हूँ अम्मा जी। मौजू कफगीर उठाते हुए उसने किस कदर इस्तजाबी से जवाब दिया, क्योंकि उनकी तवज्जो नाराज़गी समझ नहीं पाई थी। किस गधे ने कहा है ये सब करने को? उन्होंने कफगीर उसके हाथ से लेकर उसे एक तरफ हटा दिया। क्या तुम हमारे ख़ानदान की रस्मों से नावाकिफ़ हो? मालूम है ना तुम्हें, कम से कम भी 1 महीने तक नई दुल्हन से काम नहीं करवाया जाता। वो उसे याद दिला रही थी। ज़ैनब को हंसी आ गई। भला अब हंस क्यों रही हो? मैं कहाँ की नई दुल्हन हूँ अम्मा जी, एक अरसे से इस घर में रह रही हूँ। काम करने की इतनी आदत पड़ गई है, फारिग नहीं बैठ सकती। पागलों जैसी बात मत करो ज़ैनब, वो डिपट कर बोली। अभी 1 हफ्ता ही तो हुआ है तुम्हारी शादी को। मैं मानती हूँ कि बहुत अरसा तुम वहीद के हवाले से इस घर में आती रही हो, मगर अब बात दूसरी है। फिर वलीद क्या सोचेगा? मेरी नई दुल्हन को काम पर लगा दिया। अब के उन्होंने बात को मजाक का रंग दिया, मगर वो मुस्कुरा भी न सकी। फिर आराम करने के लिए यही तो चंद दिन है, उसके बाद तो सब कुछ तुमने संभालना है। और कितने ही दिन हो मैं यहाँ। उन्होंने कहकर सांस भरा तो वो अजरदा सी होकर उनसे लिपट गई। कैसी बातें कर रही हैं आप? खुदा आपका साया हमारे सर पर कायम रखे, ला हौल वला। उन्होंने झुरझुरी ली, फिर उसे खुद से अलग करते हुए बोली, खातिर जमा रखो, तुम्हारे बच्चों की शादियां देखे बगैर इस दुनिया से जाने वाली नहीं हूँ मैं। जी जी, वो बोली, मैं तो यही कह रही थी कि कुछ दिनों में सारा घर तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि हैदर मेरा वीज़ा भिजवा रहा है और अगले माह मैं दुबई जा रही हूँ। क्यों जा रही हैं अम्मा जी? वो परेशान सी हो गई थी। यहाँ कोई तकलीफ़ है आपको? मेरा मतलब है मेरे या वलीद की वजह से? अरे नहीं मेरे बच्चे, भला अपने घर में क्या तकलीफ़ होगी? वो उसे साथ लगाए हुए बोली। उसकी बीवी से जुड़वा बच्चों का संभालना मुश्किल हो रहा है, तभी मुझे बुलाया है, वरना वो कब माँ को याद करता है। वो नाला दिखाई दे रही थी। मगर माँ तो माँ होती है ना, बच्चों की गलतियाँ कब गलतियाँ लगती हैं। फिर ज़ाती बिजनेस चलाना कोई आसान काम है, वो बेचारा भी क्या करे। इस मोए बिजनेस की वजह से भाई की शादी में शिरकत भी नहीं कर सका। उनकी खामोश होने पर वो अफसरदा सी हो गई। हैरान तो खैर थी ही। आपने पहले जिक्र नहीं किया, आप दुबई जा रही हैं? वलीद ने नहीं बताया तुम्हें? नहीं, हाँ बताया था। उसने बात बनाई कि अपने ताल्लुक़ की सर्द महरी को कमाल खूबसूरती से सबके सामने बेहतरीन बना रखा था। फिर मज़ीद 1 हफ्ता ही गुजरा तो उसकी उकताहट अर्श को छूने लगी। बस बहुत हो चुका अम्मा जी, अब मैं मज़ीद हाथ पर हाथ रख कर बैठ नहीं सकती। आज खाना मैं बनाती हूँ। उसने चंद लफ्ज़ों में मुद्दा समेटा तो वो घूर कर बोली, चुपके बैठे रहो अम्मा जी प्लीज़। वो आजिज़ी से बोली, मैं हद दर्जा बोरियत महसूस कर रही हूँ। भला आप खुद बताएं कि मैं क्या करूँ? घूमो फिरो ऐश करो। तुम दोनों की हरकतें मुझे कुछ मशकूक लग रही हैं। शादी के इब्तदाई दिन तो होते ही घूमने फिरने के लिए हैं। तुम दोनों को तो खुदा ही समझे, दावतों को भी मना कर रखा है। मैं पूछती हूँ, दफ्तर से इतनी देर से आने की क्या तुक है? कमान का रुख चैनल सर्चिंग करते वलीद की तरफ हुआ तो वो इत्मीनान से बोला, ऑफिस में काम बहुत है अम्मा जी। हाँ हाँ, सारा ऑफिस तुम्हारे ही तो कंधों पर सवार है। अच्छा क्या चाहती हैं आप? वो हनूस टीवी स्क्रीन पर नज़रें जमाए हुए था। मैं क्या चाहूँगी, मगर पहले इस टीवी को तो बंद करो। वलीद ने वॉल्यूम बहुत कम कर दिया, अलबत्ता ऑफ नहीं किया था। वो कुछ देर दिल ही दिल में बेटे की अकल पर मातम करती रही, फिर उकता कर बोली, ज़ैनब को कहीं घुमा लाओ। वलीद ने ज़ैनब को देखा जो उकताहट का शिकार थी। चिड़ियाघर तो उसने देख रखा है। वो मजाक में बात डाल देना चाहता था, क्योंकि जानता था कि ज़ैनब कभी जाने पर राज़ी ना होगी। ज़ैनब ने उसे खा जाने वाली नज़र से देखा। आजकल तो वैसे भी मजाक समझने की सलाहियत कम हो गई थी। वलीद माजी ने तभी अंदाज में घूरा तो वो हंसने लगा। शायरा और अचारा ये जा सकती है। शाही किला, बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान भी देख रखे हैं। वो उंगलियों पर गिनवाने लगा। वो अम्मा जी की तरफ मुतवज्जो था, मगर उसके बावजूद ज़ैनब के तासरात उसे अंदर ही अंदर महफूज कर रहे थे।
यूं कर मेरे लाल, हड़प्पा और मजूदाड़ों की बुकिंग करवा ले। शादी के फौरन बाद घूमने फिरने के लिए इससे ज़्यादा अच्छी जगह पूरे पाकिस्तान में है ही नहीं। माँ जी जलकर बोले। ज़ैनब को इस जवाब ने बड़ा सुकून दिया था, जबकि वलीद का कहका छत फाड़ था। अच्छा, कल हम भाटी गेट जाएंगे नाश्ता करने। उसे ज़ैनब के दिल में तिलमिलाहट मज़ा दे रही थी, जिसने तब कर कहा था भाटी गेट के बजाय लाहौर मंडी चलेंगे लस्सी पीने। उसने फिक्रा दांतों तले डाला और वलीद की हंसी दबाने की कोशिश नाकाम होती जा रही थी। अम्मा जी ने बारी बारी दोनों को देखा। उनकी संजीदगी माँ जी को हैरान कर रही थी। तुम दोनों की कहीं मत मारी तो नहीं गई? आप खफा मत हो, ज़ैनब से पूछ लें, ये जहाँ जाना चाहेगी मैं ले जाऊँगा। उसने मजीद जलाने का इरादा मौकफ करते हुए सारा बार उसके कंधों पर डाल दिया। अम्मा जी झुंझला गईं। क्या तुम्हारा मुंह दुखता है पूछते हुए? इन्हें शक सा गुजरा वो दोनों इनके सामने एक दूसरे को बस मुंह तोड़ जवाब ही देते थे। रहने दे अम्मा जी, मुझे कहीं नहीं जाना। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। लाहौर मंडी भी नहीं? अपने पीछे से उसने वलीद की आवाज़ सुनी थी और कोई भी जवाब दिए बिना कमरे में घुस गई। बस उतर गया 2 दिन में इश्क का भूत। ये नहीं कहता कि अपने से बड़ी उम्र की बीवी को साथ लेकर बाहर जाने से शर्म आती है। बदगुमान दिल हर पहलू खुद ही तलाश कर लिया करता है। वो बेड पर लेटी थी, यकदम कनपटी के करीब नमी सी महसूस हुई। उसने छूकर देखा, अरे मैं रो क्यों रही हूँ? वो हैरान हुई, फिर झुंझलाकर उठ बैठी। अजीब खामोशी सी शाम धरती पर उतरी थी। आशियानों पर लौटते परिंदे भी जैसे उदास और उसकी तरह खौफजदा लग रहे थे। वो कितनी देर टेरेस की हरी ग्रिल के पास खड़ी मशरकी उफक पर फैले स्याही माई बादलों को देखती रही, हत्ता कि शाम भी अंधेरे में तहलील हो गई। अपने इर्द गिर्द शॉल अच्छी तरह लपेट कर वो नीचे आ गई। वलीद के आने में अभी कुछ देर थी। उसने सारे घर की लाइट्स ऑन की और लाउंज में आकर बैठ गई। अभी टीवी ऑन किया ही था कि फ़ोन गुनगुना उठा। दूसरी तरफ वलीद था। उसने सलाम का जवाब देते ही कहा, मैं 20-15 मिनट में आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। आज फ़ातीन ने अपने घर डिनर पर इनवाइट कर रखा है। ज़ैनब ने नागवारी से लब भींच लिए। इस ख्याल से ज़रा वो खुश हुई थी कि वलीद ने उसकी तन्हाई के ख्याल से फ़ोन किया होगा। अब सारी धरी रह गई। दिल तो चाहा कह दे मुझे कहीं नहीं जाना, मगर अच्छा कहकर रिसीवर रख दिया। ऐसी कोई ख़ास तैयारी तो करनी नहीं थी। उसने महरून कुर्ता पाजामे का इंतखाब किया, जिसके साथ फुल एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा था। सूट की मुनासिबत से हल्की सी ज्वेलरी पहन ली। मेकअप उसने ज़रा डार्क किया था। इतने अरसे बाद बहुत दिल से तैयार हुई थी, सो अपना आप अच्छा लग रहा था। बालों को उसने यूं ही खुला छोड़ रखा था। वलीद 15 मिनट के बजाय पूरे 45 मिनट बाद आया था और आते ही जल्दी मचा दी। रास्ते में उसने फ्रेश रेड रोज़ का बुके और चॉकलेट खरीदकर उसे थमा दिया। फ़ातीन ने घर, उसकी 2 छोटी बहनों और वालिद ने उसका इस्तकबाल किया था। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, गाल से गाल मिलाकर बोसा देते हुए फ़ातीन ने कहा था। उसने बस मुस्कुराकर तारीफ वसूल की। फ़ातीन के बाबा ने उसके सर पर प्यार दिया। वो बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी और बागबहार तबीयत के मालिक थे। ज़मीन और नौशीन भी बेहद अच्छी थीं। इन लोगों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रही थी। हर 2 मिनट बाद कोई ऐसी बात होती जो उसे हंसने पर मजबूर कर देती और वो हंसी ही चली जाती। खाना भी बहुत अच्छे माहौल में खाया गया था। उसे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ आना नाहक नहीं गया। अम्मा जी ने जाने से वो बहुत तन्हाई महसूस करने लगी थी। फिर अब्दुल भी कुछ दिनों के लिए गाँव गया हुआ था। खाना खाने के बाद फ़ातीन उसे अपना स्टूडियो दिखाने ले गई। वो फाइन आर्ट में मास्टर्स कर रही थी। उसकी बनाई हुई पेंटिंग देखकर बहुत मुतासिर हुई थी और उसका बरमला इजहार भी कर दिया। फ़ातीन उसकी बात सुनकर हंसने लगी, फिर बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है ज़ैनब। अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर उसने तजस्सुस फैलाना चाहा तो वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा क्या, इधर आओ। वो उसे कोने में ले गई। फिर उसने एक तस्वीर उठाकर ज़ैनब के सामने कर दी। अरे ये तो मैं हूँ। ज़ैनब को खुशगवार सी हैरत हुई। फ़ातीन अपने कारनामे पर खुद ही बहुत खुश हो रही थी। हाँ भाई, ये तुम ही हो, मैंने बनाई है ये तस्वीर, उसने बताया। एक्चुअली तुम्हारे चेहरे के एक एक नक्श के बारे में मुझे वलीद ने बताया था, बस मैंने अंदाजे से तस्वीर बना दी। ज़ैनब तस्वीर पर नज़र टिकाए शदीद तनकीदी जायज़ा ले रही थी, जबकि उसका जहन पहली बात में अटक गया। मेरी और वलीद की नेट फ्रेंडशिप हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती बढ़ी तो बढ़ती गई। फिर मुलाकात हुई और अब हम बेस्ट फ्रेंड बन गए। हम जब भी मिलते थे वलीद सबसे ज़्यादा तुम्हारे बारे में ही बातें करता था और मैं अहमद के बारे में। वो रुकी, फिर बोली, ज़ैनब तुम प्लीज़ हमारी फ्रेंडशिप को गलत मत समझना। हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। और अहमद समझता है कि वो खामोश होकर होंठ चबाने लगी। एकदम वो बहुत अफसरदा नज़र आने लगी थी। ज़ैनब ने उसका हाथ बहुत प्यार से थाम लिया। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो, प्लीज़ तुम रो मत। वो घबरा कर बोली, इसकी वजह यह है कि तुम वलीद की मोहब्बत से वाकिफ़ हो। वो अफसरदगी से हंसी। क्या अहमद तुम्हारी मोहब्बत से वाकिफ़ नहीं है? वो अहमद को नहीं जानती थी, मगर फ़ातीन के अंदाज से जान गई थी। फ़ातीन ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो वो बोली, खैर तुम फिक्र मत करो, मैं वलीद से कहूँगी वो अहमद को समझाएं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। फ़ातीन ने उसकी बात काट दी।
हमारी मंगनी टूट चुकी है। ओह, ज़ैनब चुप सी रह गई, जबकि फ़ातीन हंसते हुए खड़ी हो गई। मैं भी क्या किस्सा लेकर बैठ गई, अहमद नहीं तो कोई और सही, चलो बाहर चलते हैं। वलीद मुझे कोस रहा होगा कि ना जाने मैं उसकी बीवी को कहाँ ले गई। बाज़ औक़ात इंसान अंदर का हाल छुपाने के लिए हंसी का सहारा लेता है। उसे लगा फ़ातीन भी ऐसा ही कर रही है। खैर वो उसके साथ बाहर आ गई। बहुत खुशकिस्मत हो तुम ज़ैनब, क्योंकि तुम्हें वलीद जैसा हस्बैंड मिला है, मगर तुमसे भी ज़्यादा खुशकिस्मत वलीद है, क्योंकि उसे तुम मिली हो। कॉरिडोर से गुजरकर लिविंग रूम की तरफ जाते हुए फ़ातीन ने कहा, और वो ये कमेंट सुनकर बहुत ज़ोर से हंसी थी। इनकी वापसी बहुत देर से हुई थी। रास्ता भर वो मुंतज़िर ही रही किसी सताइशी जुमले की, मगर वो उसकी वजह से वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। यही वलीद था जिसे वो बच्चा समझती थी और जिससे शादी ना करने के लिए उसने बहुत एहतजाज किया था। वो किचन से फारिग होकर बेडरूम में आई तो अधखुले दरवाजे से आती वलीद की आवाज़ ने उसे खटकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम अच्छी खासी हो, ज़ैनब को छोड़कर तुमसे शादी कर लेता हूँ, मगर तुमने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। ज़ैनब का सर गोल गोल घूमने लगा, पेशानी पर कई एक सलवट पड़ गई। वलीद के बारे में उसकी सोच किस कदर मुस्बत साबित हुई थी, मगर अब दूसरी तरफ ना जाने क्या कहा गया था उस पर वलीद बहुत ज़ोर से हंसा था। अरे नहीं भाई, तुम्हारी खूबसूरती का तो मैं कायल हूँ। याद है उस दिन रेस्टोरेंट में वो 60 साल का बाबा कैसे पीछे पड़ गया था? वो तो शुक्र करो वहाँ मैं आ गया। गोया नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। उसका दिल धड़क धड़क चीखने लगा। वो फिर हंस रहा था। सोच लो, मुझसे शानदार बंदा तुम्हें चराह लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तुम इशारा तो करो, मैं कल ही तुमसे शादी कर लूँगा। ज़ैनब ने अपने घूमते सर को संभालते हुए दरवाजे का सहारा लेना चाहा तो वो खुलता ही चला गया। वो तेज़ी से वहाँ से हट गई। वलीद ने उसे तेज़ी से जाते देखा, फिर मुस्कुराहट दबाकर बोला, टीना मैं तुम्हें कुछ देर बाद रिंग करता हूँ। फ़ातीन क्यों क्यों करती रह गई और उसने रिसीवर रख भी दिया। लाउंज में झांका, फिर किचन में, लेकिन ज़्यादा तरद्दुद ना करना पड़ा था। खुले हुए लकड़ी के मुनकिश दरवाजे के बाहर वो सीढ़ियों पर बैठी नज़र आ गई थी। इतनी दूर से भी उसके चेहरे से झांकता तफक्कुर देख चुका था। उसके होंठों पर मुस्कान बिखर गई। वो वापस बेडरूम की तरफ चला गया। आखिर ये तुम करती क्या फिर रही हो ज़ैनब? हैं, क्या किया है मैंने? उसने हैरत से सर उठाया। वलीद शौहर है तुम्हारा, तहमीना ने उसे बावर करवाया था, मालूम है। हलक में चाय जाते जाते यकदम कड़वी हो गई। भाभी भी कुछ देर खामोशी से उसे देखती रही थी। मतानत से बोली, मालूम है तो उल्टी सीधी हरकतें क्यों करती हो? एक बार बताओ ज़ैनब, आखिर रोज़ रोज़ वलीद से झगड़ने का क्या मतलब है? ओह, तो आप उसकी वकालत करने आई हैं? मैं उसकी वकालत नहीं कर रही ज़ैनब, सिर्फ समझा रही हूँ। मुझे यकीन हो चला है कि अगर तुम दोनों के झगड़ों की यही रफ्तार रही तो ये शादी जैसे महज एक हफ्ता हुआ है, टूटने में एक पल भी नहीं लगेगा। वो उसे तारीख पहलू दिखा रही थी और वो तो पहले ही हरासा थी, मज़ीद दहल गई। खुदा ना करे, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, लेकिन ज़ैनब इसके लिए तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा। आप कहना क्या चाह रही हैं भाभी? और गलती मेरी नहीं है, झगड़े की इब्तदा हमेशा उसकी तरफ से होती है, उसने एहतजाजन कहा। वो इब्तदा करता है तो तुम तस्फिया कर लिया करो। मेरा झगड़ा भी होता है तुम्हारे भाई के साथ, मगर मैं तुम्हारी तरह दूबूदू जवाब नहीं देती। वो कुछ देर सर झुकाए उंगलियां मरोड़ती रही, सर उठाकर बोली, वो भी तो खामोश हो सकता है, आखिर को छोटा है मुझसे। बको मत। वो धाड़ी, फिर उसकी नकल उतार कर बोली, छोटा है मुझसे? आखिर कब तक तुम उम्र का फ़र्क लेकर बैठी रहोगी? सिर्फ 2 साल छोटा है वो। 10 साल भी छोटा होता तब भी उसका रुतबा बड़ा होना था। अहमक ना हो तो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ ज़ैनब, तुम इस छोटा बड़ा के चक्कर में पड़ी रही ना तो ज़रूर अपना घर बर्बाद कर लोगी। अहमक वक्त बदल जाता है और कुछ हाथ नहीं आता। खुदा के लिए भाभी मुझे डराए मत। उसकी आंखों में मोती चमकने लगे। यही खौफ खाया जा रहा है मुझे कि पहले वहीद को खुदा ने छीन लिया और अब वलीद। उसे कानों में वो गुफ्तगू साइलेंट की तरह गूंजने लगी। भाभी ने उसे रोते देखा तो बहुत प्यार से अपनी बाहों में समेट लिया, फिर उसकी पेशानी को होंठों से छूकर बोली, मोहब्बत करने लगी हो ना उससे? मैं पहले भी उससे मोहब्बत करती थी, मगर वो पहले तुम्हारा देवर था, अब शौहर है। उन्होंने बात काट ली। सोचो ज़रा क्या गुजरती होगी उस बेचारे के दिल पर जब वो तुम्हें इस हुलिये में देखता होगा। आज वो उसे आईना दिखाने के मूड में थी। मेरे हुलिये को कुछ मत कहें, वो आंखें साफ करते बोली। अंदाज खफगी भरा था। वो पहले देखता ही नहीं है, दिल पर क्या खाक गुजरेगी। ज़ैनब की बात पर उन्होंने मुस्कुराहट को बड़ी मुश्किल से रोका। उसे तो बस अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां नज़र आती हैं, या फिर अपनी यूनिवर्सिटी फेलो की शान में कसीदे पढ़ सकता है वो। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरी तरह उसे भी इस शादी के लिए अम्मा जी ने मजबूर किया होगा, वरना उसका एक से बढ़कर एक माश का मुझे अजबर है। हर किस्सा समझ में आता था। उसकी आंखें हसीन हैं तो उसका कॉम्प्लिकेशन खूबसूरत है, फलाने महाजबीन है तो अलानी मोहसिन। मैं जितनी जानती हूँ अब भी उसे वैसे ही नज़र आती हूँ। अब की बार भाभी हंसी नहीं रोक पाई थी, हंसी तो हंसी चली गई।
کیوں اتنا ہنس رہی ہیں بھابھی؟ اس نے جھنجھلا کر ٹوکا۔ سنا ہے دن میں کم سے کم 1 گھنٹہ کہہ کے لگانے سے صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، بس اس لیے وہ بے حال ہوتے جا رہی تھیں۔ یہ شغل کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیے گا۔ انہوں نے آنکھیں رگڑی جو پانی سے بھر گئی تھیں۔ جب بیوی تمہارے جیسی سر جھاڑ منہ پھاڑ ہوگی تو شوہر بیچارہ انانی اور فلانیوں کو ہی دیکھے گا نا۔ آپ ہر بار مجھے ہی غلط کیوں قرار دیتی ہیں؟ اس لیے کہ تم ہی غلط ہو۔ جی نہیں، حقیقت ہے کہ اسے کوئی اور پسند آ گئی ہے، بالآخر اس نے کہہ دیا۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ بھابھی ایک دم سیدھی ہوئی۔ اس کی ساری بات اسے سنتے جیسے انہوں نے سر پیٹ لیا۔ اتنی بڑی بات ہوگی تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ سچ بتاؤ، پچھلے 1 ہفتے سے اس لیے یہاں آ کر بیٹھی ہوئی ہو نا؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ وہ غصے سے بولی، تم سے بڑا احمق تو اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ اب اس سے پہلے کہ وہ سچ مچ دوسرا نکاح کر لے، تم فوراً اپنے گھر چلی جاؤ، بلکہ میں ولید کو فون کر دیتی ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا۔ انہوں نے بات کو زینب کی داستان کے لیے بہت بڑا چڑھا کر بتایا تھا، اور زینب نے کچھ سوچ کر سر ہلا دیا۔ آپ رہنے دیجئے، میں ہی فون کر دیتی ہوں۔ وہ ٹیلی فون سٹینڈ اپنے قریب گھسیٹ کر بولی، اور جانے سے قبل اسے شعیب بھائی اور بھابھی سے اپنے غلط رویے اور سخت لفظوں کے لیے معافی بھی مانگنی تھی۔ کار کی پرحدت فضا میں خاموشی گونج رہی تھی، اور وہ مجسم کان بنے بیٹھی تھی۔ شاید وہ کہے، میں نے تمہیں مس کیا تھا، ایک رات بھی سکون سے نہیں سو سکا، کھانا کھاتے ہوئے بھی تم یاد آتی، یہ 7 دن میں نے بڑی مشکل سے کاٹے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر سارا راستہ وہ یوں سنجیدگی سے ونڈ اسکرین سے باہر بجھی سڑک پر نظر گاڑے رہا تھا کہ گویا اس سے بڑھ کر کوئی ضروری کام اور کوئی نہ ہو۔ اب تو وہ لوگ لاہور میں داخل ہو کر اپنی کالونی کی حدود میں بھی داخل ہو چکے تھے۔ بدتمیز کہیں کا، کیا میں نہیں جانتی اسے؟ اگر مجھے یاد کراتا رہا ہے تو کہہ کیوں نہیں رہا؟ اوہو، انا جو آڑے آتی ہے۔ وہ اندر ہی اندر جھنجھلاتی رہی۔ تبھی گاڑی گیٹ کے سامنے رک گئی، مگر وہ اتری نہیں تھی، اس میں بیٹھی رہی۔ ولید نے کچھ پل اس کے اترنے کا انتظار کیا، پھر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ بے حد اطمینان سے بیٹھی تھی۔ کیا ساری رات کار میں ہی گزارنی ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ ٹھٹکی، پھر خجل سی ہو کر اتر گئی۔ گیٹ اچھی طرح بند کر لینا، چوکیدار نوکری چھوڑ گیا ہے، میں کچھ دیر میں آؤں گا۔ چابیاں اسے تھما کر وہ کار بھگا لے گیا۔ وہ اندر آئی، کچھ دیر کمر سیدھی کی جو بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی تھی، پھر کپڑے تبدیل کیے اور اپنے لیے چائے بنا کر لاؤنج میں آ گئی۔ ٹی وی آن کر کے وہ ولید کا انتظار کرنے لگی۔ آج وہ ہر معاملہ نپٹا دینا چاہتی تھی۔ وال پر سجی کلاک نے 6 بجے کا اعلان کیا تھا۔ وہ صوفے پر لیٹ گئی، پھر نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو 7:30 بج رہے تھے۔ وہ حیران ہوتی، اٹھ بیٹھی، ایسی بے سدھ ہو کر سوئی تھی کہ وقت گزرنے کا بھی علم نہ ہوا۔ وہ ولید کا سوچ کر پریشان ہو گئی جو اب تک نہ آیا تھا۔ 11:30 بجے اس کی واپسی ہوئی۔ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ اسے دیکھتے ہی وہ برس پڑی۔ حالانکہ سوچ لیا تھا غصہ نہیں کرے گی، مگر پھر بھی کوفت نے غصے میں مبتلا کر دیا۔ تم اب تک میرے انتظار میں جاگ رہی ہو؟ ولید کے لہجے میں استجاب تھا۔ زینب سلگ کر رہ گئی۔ نہیں، موت کے فرشتے کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ کچھ جواب ضرور سوچنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کھانا کھاؤ گے؟ لگا دوں؟ نہیں، میں کھا کر آیا ہوں، وہ کمار رکھائی سے بولا۔ اچھا، چائے پیو گے؟ زینب نے غصے کے ابال کو اندر ہی دبا لیا۔ ولید نے رخ موڑ کر اپنی مسکراہٹ چھپائی اور احسان کرنے والے انداز میں بولا، دل تو نہیں چاہ رہا، البتہ اگر تم پینا چاہ رہی ہو تو تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ زینب سر ہلا کر کچن میں چلی گئی اور وہ بیڈ روم میں آ گیا۔ اسے زینب کے رویے میں بڑی خوشگواری تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ جو تیر اس پر چلایا تھا وہ نشانے پر لگا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج میں آ گیا، پھر کچھ سوچ کر کچن میں زینب کے قریب کھڑی اس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ وہ وہیں چوکھٹ سے لگ کر کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ لمبی ہے غم کی رات، مگر رات ہی تو ہے۔ اس کے لبوں نے بھی ہولے سے حرکت کی، پھر کھل کر مسکرا دیا۔ بلیک کھدر کے سادہ سے سوٹ میں بھی اس کا سراپا بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ شاید یہ محبت کا خاص اعزاز ہے کہ دل میں بسنے والے ہر حال ہر انداز میں اچھے لگتے ہیں۔ استحقاق کہیں اندر ہی اندر انگڑائیاں لینے لگا۔ کوئی خوشکن جملہ زبان کی نوک پر مچل اٹھتا۔ اس نے نظر چرا لی، مگر پھر جیسے بے بس ہو گیا۔ آج اتنے دنوں بعد اسے دیکھا تو دیکھتے رہنے کو جی چاہ رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا پیچھے جا رکا۔ ایک بے اختیاری تھی اسے اپنے گھیرے میں لے رہی تھی۔ اس کی نظر اس کے بالوں سے جھانکتی سراہی دار گردن پر ٹھہر گئی۔ سیاہ سا دیر مسلماں مسکرا رہا تھا۔ بس ایک پل تھا جو اسے چاند کا اپنا ہونے کا یقین دلا گیا تھا۔ اس نے شہادت کی انگلی سے ریشمی پردہ ہٹایا اور زینب کرنٹ کھا کر بہت تیزی سے پلٹی۔ ولید اس کے بے حد نزدیک کھڑا تھا۔ بس ایک ہی لمحہ تھا، اس کا سب کچھ لے گیا۔ بے اختیاری سی بے اختیاری تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا، ولید کے گال پر نادیدہ نقش چھوڑ گیا۔ اپنی جسارت پر وہ خود بے حد حیران پریشان سی سن رہ گئی۔ ولید گال پر ہاتھ رکھے ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا اسے اندازہ تھا وہ کیا کر چکی ہے؟ ولید کے اندر اشتعال کی تیز ترین لہر دوڑ کر چہرے پر سرخی رقم کر گئی۔ وہ جبڑے مضبوطی سے ایک دوسرے پر جمائے
मुठ्ठियां भींचे उसे गजबनाक निगाहों से देख रहा था। वो होंठों पर हाथ रखकर स्लेब से लगी खड़ी थी। शर्मिंदगी और बेबसी ने उसके दिल पर सूखे पत्ते जैसा लर्जा तारी कर दिया था। चाय उबल उबल कर मजीद आग को भड़काने लगी। ज़ैनब को लग रहा था अभी वलीद कोई छुरी उठाकर उसकी शारक काट देगा, वरना थप्पड़ों की बारिश तो लाजमन होगी। मगर उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था, बल्कि वो मुड़ा था और तेज़ी से रास्ते में आई हर चीज़ को ठोकर मारता बाहर निकल गया। वलीद, ज़ैनब खौफ से निकलकर उसके पीछे भाग गई, लेकिन उसने नहीं सुना और बाहर निकल गया। उसकी आंख खुली तो लिविंग रूम के कोनों की दरो दीवार से भाएं भाएं सन्नाटा बो रहा था। मलिक जैसे अंधेरे ने एहसास दिलाया कि वो बहुत देर तक रोती रही है। उसका सर इस वक्त बेहद भारी हो रहा था। शायद रोते रहने की वजह से वलीद सारी रात घर नहीं आया था और इस वक्त 11 का वक्त था। वो बेदम होकर खुद ही को कोसने लगी। उस पर फ़ोन की घंटी ने उसे मुतवज्जो किया था। उसने झपटने के अंदाज में रिसीवर उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ भाभी थी, जिनकी आवाज़ सुनते ही वो बेअख्तियार होने लगी। उसकी आंखें भरा गईं। मुझे बहुत याद आ रही है। उनके बार बार इस अवसर पर वो यही कह सकी, उफ, मैं समझी वलीद ने सच में दूसरी शादी कर ली। अभी तक तो की नहीं है, मगर अब शायद कर ले। उसके दिल में गूंज उभरी और आंसू एक तवातुर से बहने लगे। दूसरी तरफ भाभी जाने अनजाने उसे तसल्लियां दे रही थीं। भाभी, आप यहाँ आ जाएं प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है, उसने कहा। इन्हें सारी हकीकत बताकर वो मज़ीद शर्मिंदा हो सकती थी। डर जो था कि उधर से भी लान तान ही मिलनी है। अरे डरने की क्या बात है भाई, वैसे भी मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं और शोएब कोयटा जा रहे हैं। मेरी अम्मी का ऑपरेशन है ना। अच्छा, वलीद कहाँ है? उन्होंने रुक कर पूछा तो वो पल भर को खुद भी चुप हो गई, क्योंकि इस बात से वो खुद भी नावाकिफ़ थी। वलीद घर पर नहीं है। हैं, इतनी जल्दी चला गया? अभी 1 मिनट पहले तो वो मुझसे बात कर रहा था, उसे जैसे करंट लगा हो। फिर तेज़ी से बोली, अपनी अम्मी को मेरी तरफ से पूछिएगा भाभी, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वो पुकारती रह गई, मगर उसने रिसीवर रख दिया। सोफे पर लावारसों की तरह झूलता दुपट्टा कांधों पर डाला और वलीद और अपने मुश्तरका बेडरूम की तरफ आ गई। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे अगले कई पल उसे अंदर खौफ नज़र करने पड़े थे, जो अंदर इर्द गिर्द मंडला रहा था। दिल अलग धड़क धड़क कर रहा था। उसने अंदर ही अंदर आयतल कुर्सी का विर्द शुरू किया और एहतियात से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। वलीद औंधे मुंह बेड पर लेटा था। ज़ैनब ने बेअख्तियार झुरझुरी सी ली और इतनी ठंड में बग़ैर शर्ट के लेटा हुआ था। करीब ही सफ़ेद संगे मरमर की एस्ट्रे सिगरेटों के टुकड़ों से भरी। जल्द ही वो हैरत से निकल आई, क्योंकि पिछले 2-2.5 माह उसने वलीद से बेगाना होकर गुजारे थे। उसने अपने दिल को बड़े प्यार से सुलाया और तब से तसल्ली से उसकी तरफ चली आई। वलीद बहुत डरते डरते उसने धीरे से पुकारा, मगर जवाब मौसूल न हुआ था। उसने अपना हाथ उसके शाने पर रख दिया, जिसे बड़ी बेदर्दी और नफरत से झटक दिया गया। तो वलीद ने टांगें बेड से नीचे लटकाई और साथ अखरोटी रंग की शर्ट पहन ली। ज़ैनब अभी लफ्ज़ ही ढूंढ रही थी जब वो शर्ट के बटन बंद करते हुए उठा। एक पल में उसके दिल में गुमान जागा कि वो चला जाएगा, मगर उसने दरवाज़ा चौपट खोल दिया और वापस आकर बैठ गया। जाहिर है उसे जाने का हुक्म दिया जा रहा था। मैं जानती हूँ वलीद कि तुम मुझसे बहुत खफा हो, मगर प्लीज़ एक बार मेरी बात, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जस्ट गेट आउट, वो बोला। अंदाज में लहू मुंजमिद कर देने वाली सर्द महरी थी। वो कभी भी इससे इस अंदाज में बात नहीं करता था। ज़ैनब को आज उसके लहजे और अंदाज की नरमी और मोहब्बत का अंदाज़ा हो रहा था। वो उसे देखे गई, जो उसे नहीं देख रहा था। हाथ में पानी की बोतल थी, जिससे बड़े बड़े घूंट गालिबन गुस्सा कम करने के लिए पिए जा रहे थे। मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम मुझे? उसकी बात फिर कता कर दी गई, मगर इस बार वलीद ने कुछ भी कहने से गुरेज किया था। वो बोतल साइड टेबल पर पटक कर दरवाजे के करीब जाकर यूं खड़ा हो गया जैसे उसके जाने का मुंतज़िर हो। मारे बेबसी के वो रोने लगी। निचला होंठ दांतों तले कुचला जा रहा था। प्लीज़ सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, उसने रोते हुए इल्तजा की। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, वलीद ने हर लफ्ज़ तालू तले चबा कर बोला था। मुझे तुम्हारी किसी भी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। बेहतर होगा तुम चली जाओ, वरना शायद मैं खुद पर काबू ना रख पाऊँ। उसने पहली बार ज़ैनब की तरफ देखा और उसकी रूह तक लरज़ गई। दबे दबे सख्त लहजे में कितनी गरज और बरहमी थी, और आंखें बेहद सुर्ख हो रही थीं, गोया सारा गुस्सा और नफ़रत वहीं से लौटानी हो। ज़ैनब के हलक में कांटे उग आए, पेशानी पर अर्क ज़दा सी होने लगी। उसने कुछ कहना चाहा, मगर लफ्ज़ आवाज़ में ढल ही न सके। दरवाजे का हैंडल छोड़कर वलीद बड़े जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। वो हरासा होती पीछे हटी, मगर इससे पहले वलीद ने उसे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर धकेल दिया। वो खजा ज़्यादा पत्ते की तरह लड़खड़ाकर दीवार से टकराई, और जब तक संभली दरवाज़ा चीख मार कर खामोश हो चुका था। वो किसी हारे हुए ज्वारी की तरह
बंद दरवाजे पर नज़रों से दस्तक देते दास के साथ लगती नीचे बैठती चली गई। और अब वो रो नहीं रही थी, उसे रोना आ ही नहीं रहा था, मगर दिल तो कोस रहा था ना, तो चीख चीख कर ज़िया का एहसास दिला रहा था। वो बाहर निकली तो फ़ज़ा की खामोश छत को बादलों का रूप धार चुकी थी। गहरे रंग के बादल आसमां के कोने से दूसरे कोने तक निहायत खबासत से मुस्कुरा रहे थे। यकीनन इस शहर में बारिश का मचा शोर गुल था। बरामदे में लॉन से मुंसलिक ठंडी कुर्सियों पर बैठकर सामने वाली दीवार से लिपटी बेल को देखने लगी, जिसकी इक्का दुक्का कासनी फूल हवा के दोष से उड़ रहे थे। लॉन को वो पोर से अलग करती थी। लंबी लंबी टहनियों को गोद में उठाए साकित खड़ी थी। उसकी घास भी दबी दबी सी थी। जिस वक्त आसमान से पहला कतरा इस जुमर्द घास पर गिरा, तभी एक गर्म आंसू उसके गाल पर लकीर छोड़ गया था। वो इंतहाई बेबसी के आलम में रोती ही चली गई। गलती जब अपनी हो तो इंसान किसी और को इल्ज़ाम देकर भला कैसे बरियल्ज़मा हो सकता है। मैं वलीद को मना लूँगी, माफ़ी मांग लूँगी उससे, वो खुद ही को तसल्लियाँ देने लगी। फिर छाजो छाज में पर एकदम ठंडी हवा ने उसे वहाँ से उठने पर मजबूर कर दिया। और अंदर अब्दुल अपनी सुर्ख रज़ाई इर्द गिर्द लपेटे टीवी के सामने बैठा एतराफ़ को भुलाए ना जाने कौन सी पंजाबी फिल्म देख रहा था। वो वलीद को देखकर ना चाहते हुए भी वहीं दरवाजे में रुक गई, जो बहुत उजलत भरे अंदाज में फ़ोन पर बात कर रहा था। फिर इस तरह रिसीवर रखकर वो अब्दुल के पास जाकर ना जाने क्या कहा था। फिर उसी उजलत वाले अंदाज में उसके करीब से निहायत बेजारी से गुजर कर बाहर चला गया। अब्दुल कहाँ गए हैं तुम्हारे साहब? उसने बहुत झिझकते हुए पूछा था, मगर अब्दुल की सारी दिलचस्पी फिल्म में थी। एयरपोर्ट गए हैं। एयरपोर्ट? उसका ध्यान अम्मा जी की तरफ गया था। वो जी पिंडी से मेहमान आ रहे हैं, उनको लेने गए हैं। अब्दुल ने वॉल्यूम बढ़ा दिया। कमर भाई को यहाँ लाहौर में कुछ ऑफिशियल काम के सिलसिले में आना था। मैंने सोचा कुछ मेरी आउटिंग भी हो जाएगी, तभी चली आई, नाश्ता करते हुए शाज़मीन ने बताया था। बहुत अच्छा किया भाई, वलीद ने मुस्कुराकर कहा, कपों में चाय उड़ेलते हुए। ज़ैनब ने ज़रा सी निगाह उठाकर वलीद को देखा। वो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। कमर तो सुबह ही सुबह अपने काम के सिलसिले में चले गए थे, जबकि वलीद ने महज शाज़मीन की खातिर ऑफिस जाना कैंसिल किया था। और इस बात का इजहार उसने बरमला किया भी था। आज पूरे 3 दिन गुजर गए थे इन दोनों को आपस में बात किए, और अब शाज़मीन की आमद ने उसे बिल्कुल ही पाबंद कर दिया था। पिछले कुछ दिन उसने अपने पुराने बेडरूम में गुजारे थे, और अब वो हनूज सोफ़े को बेड बनाए हुए थी। सारी रात बेड खाली पड़ा रहता, क्योंकि वलीद स्टडी को बेडरूम बनाए हुए था। उसे दोबारा बात करने का मौका ही नहीं मिला था, क्योंकि शाज़मीन को सारा लाहौर दोबारा से देखने का शौक़ हुआ था। रात को तो अव्वल तो वो बहुत देर से आता और आते स्टडी में घुस जाता था। उस दिन भी वो किसी काम से रूम में आई तो वलीद वार्डरोब खोले मैचिंग टाई ढूंढ रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने कदरे मुड़कर देखा, फिर वापस अपने काम में मगन हो गया। ज़ैनब अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर अब हिम्मत नहीं हो रही थी अगला कदम उठाने की। सो वहीं खड़ी निचला लब दांतों तले दबाए उसे देखती रही, जो अब कद आदम आईने के सामने खड़ा फटाफट टाई लगा रहा था। ज़ैनब आहिस्ता से चलती हुई उसके पीछे आन रुकी। शीशे में इस लंबे चौड़े शख्स का अक्स उसको छुपाए हुए था। चेहरे पर ऐसे संजीदगी जो कम अज़ कम ज़ैनब के लिए नहीं अब हरगिज़ ना रही थी। वलीद बालों में ब्रश कर रहा था। ब्रश रखकर उसने परफ्यूम की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर इससे पहले ज़ैनब ने पीछे से हाथ बढ़ाकर बोतल उठा ली और उसके और आईने के बीच हाइल हो गई। कैमल कलर की शर्ट पर लगे ब्राउन बटनों पर नज़र जमाए भी वो वलीद के तासरात जान सकती थी। इससे पहले वो परफ्यूम स्प्रे करती, वलीद ने उसके हाथ से बोतल झटक ली। ज़ैनब ने खाइफ होकर सूखा हल्क तर्क किया, मोहब्बत में क्या माफ़ करने की गुंजाइश नहीं? वलीद ने उसे बहुत तंज भरी नज़रों से देखकर परफ्यूम पटका और बेड पर बैठकर जल्दी जल्दी जूते पहनने लगा। प्लीज़ वलीद, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। उसकी आवाज़ में नमी सी घुल गई। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, निहायत रूखे अंदाज में कहता वो स्टडी में चला गया और फ़ौरन फ़ाइल लेकर वापस आया। मैं जानती हूँ कि मैं ऐसा कोई हक नहीं रखती, मगर क्या तुम मुझे इस मोहब्बत के वास्ते भी माफ़ नहीं करोगे जो तुम्हें मुझसे थी? और बिलाखिर उसने अपनी हथेलियाँ उसके सामने जोड़ दीं। वो गिड़गिड़ा रही थी, मगर वलीद के आसाब के तनाव में चंदा फ़र्क ना आया। चेहरे पर संजीदगी के साथ सर्द महरी खुद कर रह गई थी। ज़ैनब की आंखों से बरसते आंसू भी उसके लिए जैसे बारिश से ज़्यादा अहमियत ना रखते थे। वो उसके चेहरे पर अपनी आंखें गाड़े खड़ा था, जिनमें ताज़ा लावा सी तपश थी और जिनकी हिद्दत ज़ैनब ने अपने अंदर तक महसूस की थी। तभी तो उसकी पलकें लरजने लगी थीं। देखो वलीद, वलीद, हमें देर हो रही है। तड़ाक से दरवाज़ा खोलकर शाज़मीन अंदर आई थी। ज़ैनब ने तेज़ी से आंखें रगड़ डाली। पलकें झपकाते उसने वलीद की सर्द महरी को गहरी दिलफरेब मुस्कुराहट में बदलते देखा था। मैं बस आ ही रहा था। वलीद की चहकती आवाज़ उसकी समात से टकराई थी। फिर शाज़मीन की खनकदार हंसी। अरे कहीं मैं मुखल तो नहीं हुई? अरे नहीं यार, खैर चलो, हमें देर हो रही है। ओ हाँ चलो,
अच्छा ज़ैनब आपा, अल्लाह हाफिज़। भारी जूतों के साथ हाई हील की टिक टिक पर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ कहीं दूर का स्टार्ट हुई। सब कुछ साकित रूप में धार गई। कुछ देर बाद जान ज़ैनब ने अपने कदम मोड़कर देखा, वो दोनों कब के जा चुके थे। वो अब कमरे में तन्हा थी। ज़ैनब आपा, उसके लबों ने बेआवाज़ हरकत की थी। इत्मीनान से चैनल पर चैनल सर्च कर रही थी। एक सुकून था, आज़ादी का एहसास था जो उसे अपने घेरे में लिए हुए था। अभी कुछ दिन कबल उसने अब्दुल से ढेर सारे लतीफ़े सुनकर कहके लगाए थे। फिर जब हंसते हंसते थक गई थी तो उसे पकोड़े तैयार करने का ऑर्डर दे दिया था, और अब टीवी स्क्रीन पर नज़र जमाए वो मुसलसल वलीद के मुतवक्को रवैये को सोचकर दिल ही दिल में महफूज हो रही थी। फिर उसने वलीद की कार का मखसूस हॉर्न सुना तो चुकन्ना होकर बैठ गई, मगर अंदाज अभी भी लापरवाह सा था। वलीद अंदर आया तो आते ही अब्दुल को आवाज़ दी। ज़ैनब चूँकि उसकी जानिब पुश्त थी, उसके चेहरे के तासरात जान न सकी, अलबत्ता आवाज़ की करखतगी ने उसे अजीब सा एहसास दिलाया था। वलीद ने अब्दुल को सिगरेट लाने के लिए कहा था और उसके जाने के बाद उसके सर पर आ खड़ा हुआ। तुमने शाज़मीन से क्या कहा है? हाथ में पकड़ा कोट सोफे के ऊपर फेंक कर उसने सीने पर बाजू बांध लिए। ज़ैनब ने सर उठाकर उसे कदरे हैरत से देखा। मैंने शाज़मीन से कुछ भी नहीं कहा है। वलीद ने उसे मशकूक नज़रों से घूरा, फिर लफ्ज़ चबाकर बोला कि तुमने उसे चले जाने के लिए कहा? नहीं, वो इत्मीनान से बोली। मैंने सिर्फ ये कहा कि लाहौर में उसके कुछ और रिश्तेदार भी मुक़ीम हैं। उसका अंदाज सरासर खबर देने वाला था। वलीद सुलग कर रह गया। वो जाने क्या कहने जा रहा था। वो सिर्फ हम लोगों से मिलने लाहौर आई थी। तस्रीह कर लो वलीद, वो टोक कर बोली। शाज़मीन हमसे नहीं बल्कि सिर्फ तुमसे मिलने लाहौर आई थी, और मेरा ख्याल है 2 हफ्ते मिलने मिलाने के लिए काफ़ी होते हैं। अब उसे कुछ दिन अपने मामू के घर क़याम करना चाहिए। उसका अंदाज बेहद दिल जलाने वाला था। वो वाकई जल गया। तुम इंतहाई कम अकल और अल मैनर्ड औरत हो ज़ैनब। हाँ, मैं हूँ कम अकल और अल मैनर्ड भी। उसका गुस्सा भी बाहर आया था। एक काम करो मिस्टर वलीद, अपनी इसी ज़्यादा अकल वाली और वेल मैनर्ड शामीन को ले आओ इस घर में, फिर जी भर कर उसके साथ होटलिंग करना, सिनेमा जाना और रात को 2-2 ढाई बजे वापस आना। कोई रोक टोक नहीं करेगा, फिर तुम जी भर कर ऐश करते रहना। शट अप, वो धाड़ा था। सारा एतराज़ इस लफ्ज़ ऐश पर था। खुद कलामी के से अंदाज में झुंझलाया। किस जाहिल से पाला पड़ा है वो, जो उसके धाड़ने पर खाइफ सी हो गई थी। ज़्यादा देर खामोश ना रह सकी। इस जाहिल से शादी करने के लिए मैंने नहीं कहा था, वो तुम खुद ही थे जो। वलीद ने उसकी बात निहायत तेज़ी से कता की थी। जानता हूँ मैं, वो मेरी ही हमाकत थी, और अपनी इस हमाकत पर मैं अब तक पछता रहा हूँ। और ज़ैनब की सारी खुशगुमानी धरी की धरी रह गई। वलीद रुख मोड़ चुका था और एक झटके से उठी और उसके सामने आ गई। बहुत देर तो अभी भी नहीं हुई है। फिर तुम खुद मुख्तियार हो वलीद कासिम, जो चाहे कर सकते हो, तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? वो बहुत ज़ोर से बोल रही थी, मगर उससे भी ज़्यादा ज़ोर से वलीद का हाथ उसके गाल पर पड़ा था। वो जो तनकर खड़ी हुई थी तवाज़न बरकरार ना रख सकी। वो काउच पर गिरी। अपने लरजते वजूद को संभाला देने की तो खैर कोई कोशिश ही ना की गई थी, अलबत्ता वो उसे देखे जा रही थी, पता नहीं हैरानी से या दुख से। बहुत बकवास कर ली तुमने, मगर अब एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं तुम्हें कत्ल ही कर दूंगा। वो उंगली उठाकर बोला था, और फिर कुछ भी समझ में ना आया तो टेबल को ठोकर मारता बाहर निकल गया। कितनी देर बिला मकसद सड़कों पर कार दौड़ाते रहने के बावजूद वो अपने दिमाग में उठते धुएं को कम नहीं कर पाया था। असल पछतावा तो अब हो रहा था। एक अजियत ही तो थी जो उसके आसाब पर हथौड़े बरसाए जा रही थी। जब वो घर से निकला था तब तो शाम ने आंचल नहीं फैलाया था, और अब सारा शहर रात की तारीकी को मात देने के लिए बरकी कुमकुमों से फिरोज़ा हो चुका था। उसने रोड की दूसरी जानिब बाज़ारों में चलते फिरते लोगों को देखा, जिनके चेहरे आसूदगी से दमक रहे थे, और कुछ उस जैसे भी तो थे, उकताए हुए या झुंझलाए हुए थे। उसने एक गहरा सांस कार की खामोशी और उकता देने वाली फ़ज़ा में खारिज किया, और कुछ सोचकर ऑडियो प्लेयर ऑन कर दिया। इब्रारुल हक का प्रीतो फुल वॉल्यूम में गूंजने लगा। उसने तब कर वॉल्यूम कम कर दिया, फिर कार के शीशे खोल दिए। ठंडी हवा उसके मुंह से टकराकर भागने लगी थी। उसने दूसरी कैसेट लगाई। अदनान समी अपनी खुमारज़दा आवाज़ में नहायत भोंडा गाना गा रहा था। उसने फिर कैसेट बदल दी। अब की बार कदे सुकून था, क्योंकि नुसरत फ़तेह अली की आवाज़ में आपसे मिलकर हम गूंजने लगा था। वो कदरे रिलैक्स अंदाज में ड्राइविंग करने लगा। कभी दिल भी अजीब हरकतें करता है, खुद से ही खुद बातें और पहलू खड़ा करके आपके सामने रख दिया जाता है। फिर आप लाख चाहें इन बातों को मान लेने के सिवा और कोई चारा नहीं रहता। इसके साथ भी यही हो रहा था। कुछ सोचकर उसने मोबाइल उठा लिया। दूसरी तरफ मुसलसल बैल के बावजूद फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था, मगर वो मुस्तकिल मिजाज उसे मोबाइल कान से लगाकर बैठा रहा। कॉल की इंगेज टोन आने लगी तो उसने दूसरी बार नंबर मिलाया। तीसरी बार ट्राई करते हुए उसकी उंगलियां साकित हो गईं। नुसरत फ़तेह अली की सीधा यार ना बिछड़े गा रहा था। उसने झुरझुरी सी लेकर मोबाइल डैशबोर्ड पर पटक दिया और हाथ गिराने वाले अंदाज में ऑडियो प्लेयर ऑफ कर दिया।
बेसिमत परेशानी झुंझलाहट का बाइस बनती है, मगर वो बेसिमत तो ना था, उसके बावजूद झुंझलाया हुआ था, ना जाने खुद पर या उस पर। और बिलाखिर थक कर उसने कार उस सड़क पर डाल दी जो उसके घर को जाती थी, जहाँ इस वक्त वो लड़की तन्हा थी, वो जिससे वो बेहदो बेहिसाब मोहब्बत करता था, जिसकी आंखों में उसे आंसू अच्छे नहीं लगते थे, जिसकी हंसी से उसे इश्क था, जिसने हाथ जोड़कर उसे मोहब्बत का वास्ता दिया था और जिसे उसने बहुत ज़ोरदार थप्पड़ मारा था। फूल लेंगे साहब जी। सिग्नल खुल चुका था, पिछली गाड़ियां उसे आगे बढ़ने के लिए हॉर्न दे रही थीं, जब 10-11 साल के लड़के ने झुककर लजाजत से कहा था। पिछली गाड़ियों का शोर बढ़ता जा रहा था। वलीद कासिम ने वॉलेट से रुपए निकालकर उस बच्चे के हाथ पर रख दिए। उसकी तवक्को के बरखिलाफ घर में दाखिल होते ही खामोशी ने इस्तकबाल नहीं किया था। सबसे पहले तो गेट पर खड़े चौकीदार ने सर तक हाथ ले जाकर उसे सैल्यूट किया था। कैसे हो दिलदार? सर के इशारे से सलाम का जवाब देते हुए उसने पूछा। अल्लाह मियाँ का करम है साहब। पूरी बत्ती सी निकाले। दिलदार उससे कार लॉक करते हुए देख रहा था। और तुम्हारी बीवी अब कैसी है? उसे याद आया कि वो अपनी बीवी की बीमारी की वजह से छुट्टी लेकर गया था। दिलदार ने मुस्बत अंदाज में जवाब में सर हिलाया, फिर कुछ शर्माते हुए बोला, आपको बहुत बहुत मुबारक हो साहब। मुबारक वो किस लिए? वलीद हैरान हुआ। वो जी, आप चाचू बन गए हो। चाचू? वलीद कुछ और हैरान हुआ, फिर एकदम बोला, मगर तुम्हें किसने बताया? मेरी बीवी ने। तुम्हारी बीवी ने? वलीद की हैरानगी किसी तौर कम नहीं हो रही थी, फिर झुंझलाकर बोला, लेकिन मेरे चाचू बनने की खबर तुम्हारी बीवी को कैसे मिल गई दिलदार? वो ऐसे कि अल्लाह मियाँ ने दिलदार चौधरी को प्यारी सी बेटी दी है। पीछे से आते अब्दुल ने मुश्किल आसान की तो पहले वो चुप सा रह गया, फिर मुस्कुरा कर बोला, बहुत मुबारक हो दिलदार। ये लो बच्ची के लिए कुछ ले लेना। उसने वॉलेट से 500 का नोट निकालकर दिलदार के हाथ पर रख दिया, फिर कार की चाबी अब्दुल को पकड़ाते हुए बोला, कुछ खाने का सामान है निकाल लो। कि कुछ याद आने पर बोला, और तुम भी तो गाँव जा रहे थे ना आज? जी साहब जी, पर अब नहीं जाना, बेनियाजी से कहकर वो सामान निकालने लगा। क्यों? अंदर आए जी, बताता हूँ। वो सामान उठाकर अंदर की तरफ बढ़ा। वलीद उसके पीछे था, मगर अंदर जाके अब्दुल को कुछ भी बताना नहीं पड़ा। मुनकिश दरवाज़ा खुलते सामने मौजूद तख्त आज फिर आबाद था। माँ जी के साथ हैदर भाई और नौशाबा भाभी बैठे थे। 2-2.5 साल के 2 बच्चे अमारा और मुआविया भी थे। मुझे फ़ोन कर दिया होता तो मैं आप लोगों को लेने एयरपोर्ट आ जाता। अम्मा जी के गले में बाहें डाले वो कह रहा था, हमने सोचा तुम्हें सरप्राइज़ देते हैं। हैदर भाई पिस्ता छील रहे थे और फिर वो भी वहीं इन लोगों से बातें करता रहा, जबकि नज़र मुसलसल उसे ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद वो किचन से बरामद हुई थी, बमा ट्रॉली जिसमें चाय के साथ वाजमात भी सजे थे। सॉरी यार वलीद, तुम लोगों की शादी में तो हम शरीक नहीं हो सके, अलबत्ता मुबारक, तुम अब कबूल कर लो। वो मुस्कुराते हुए रजीना नज़रों से इसे देख रहा था, जिसने अपना सारा चेहरा दुपट्टे में छुपा रखा था। आंखें बेहद सुर्ख हो रही थीं। उसके दिल में एक बार फिर शर्मिंदगी यहाँ से वहाँ तक बिखर गई। तुम ज़ैनब को लेकर डॉक्टर के पास नहीं गए? नौशाबा के सवाल पर वलीद ने घबराकर एक नज़र उस पर डाली थी, जो उसके सामने चाय का कप रखकर वापस अपनी जगह पर आ बैठी थी। डॉक्टर के पास जाने की कुछ खास ज़रूरत तो नहीं थी, बस हल्का सा फ्लू है, खुद ही ठीक हो जाएगा। इससे भी पहले ज़ैनब ने बात बनाई तो वो दिल ही दिल में शुक्र करने लगा। हल्के फ्लू ने यह हशर कर दिया है, भारी फ्लू क्या करेगा? अम्मा जी ने घुरका तो मुस्कुराने लगी, जबकि अम्मा जी कह रही थीं, तुमने मेरी बच्ची का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा वलीद, देखो तो कितनी कमज़ोर लग रही है। वो सच्ची कह रही थी। फिर रात देर तक बातें होती रहीं और वो सोच रहा था कि तन्हाई मुयस्सर आए तो मौका मिले ही तलाश करता रह गया। 2 बजे के करीब अम्मा जी ने इन सबको डिपट कर उठाया तो ज़ैनब बोली, आज मैं आपके पास सोऊंगी। अम्मा जी ने निहाल होते हुए उसे बाहों में भर लिया और वलीद अपने कमरे की तरफ जाते हुए सोच रहा था, माँ जी भी गलत टाइम पर मोहब्बत जताती हैं। करवटें बदल बदल कर थक गया तो उठ बैठा। खाली सोफा मुंह चढ़ा रहा था। घड़ी की सुइयां 3:30 के फिगर पर टिक टिक नाच रही थीं। वो कुछ सोचकर किचन में आ गया। कुछ दुआएं कितनी जल्दी कबूल हो जाती हैं। बर्नर के करीब ज़ैनब को खड़ा देख उसका दिल उछलकर हलक खामोश हो गया। एक कप चाय मिल सकती है? वहीं दरवाजे में खड़े खड़े उसने कहा। ज़ैनब ने गर्दन मोड़कर उसकी जानिब नहीं देखा था। वो गालबन पहले ही ये काम कर रही थी, तभी पैन में कुछ और दूध डाल दिया। वलीद ने खामोशी से काम करते देखा, फिर ना नपे तुले कदमों से उसके करीब आ गया। हाथ बढ़ाकर पहले बर्नर ऑफ किया, फिर बिना कुछ कहे उसका हाथ थामा, किचन की लाइट ऑफ की और सीढ़ियां चढ़कर अपने बेडरूम में लाया और लॉक लगाकर वो एक पल को रुका, फिर उसकी तरफ पलटा। वो पलकें झुकाए ज़मीन पे ना जाने क्या खोज रही थी। वलीद बढ़कर उसके शानों पर हाथ रख दिए। कहो, कैसे यकीन आएगा तुम्हें मेरी मोहब्बत का? मर जाऊं, जान दे दूं अपनी, फिर मानो ये कि मेरी चाहत को? उसकी झुकी पलकों को नज़रों के हिसार में लिए वो पूछ रहा था, तो इस शिकवे में अपनायत का अंसर गालिब था। वो जो इतनी देर से आंखों में धुंध सजाए खड़ी थी, खुद से किया हुआ अहद भूलकर 2 कदम आगे बढ़ी और उसके सीने से सर टिकाकर बुरी तरह रो दी। वलीद ने चंद पल तोक़ुफ़ किया, फिर बहुत इत्मीनान और प्यार से उसके गिर्द अपने बाजू का हिसार बांध दिया था।
کوئی آپ کے سامنے اپنا غم اس لیے بہاتا ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے اپنا غم چھپا لینے کا مان ہوتا ہے۔ اس کے مسکراتے لفظ زینب کے ریشمی بالوں کو چھونے لگے تھے۔ وہ روتی رہی حتیٰ کہ سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئیں۔ پھر جب اپنی بے اختیاری کا دھیان آیا تو شرمندہ سی ہو کر ایک طرف ہو گئی۔ ولید نے اسے گال رگڑتے دیکھا، پھر مسکراہٹ دبا کر بولا، میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے؟ مر جاؤں پھر مانو گی؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ وہاں سے ہٹنے لگی مگر ولید نے بازوؤں سے پکڑ کر واپس اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ تم تو کبھی بھی کچھ نہیں کہتی کیونکہ تمہاری انا تمہیں کچھ کہنے ہی نہیں دیتی۔ اس کا سارا زور انا پر تھا۔ زینب سلگ کر رہ گئی۔ یہ سچ نہیں ہے؟ اس نے احتجاج کیا۔ وہ تلخی سے ہنسا اور بیڈ پر جا بیٹھا۔ یہی سچ ہے زینب بی بی کہ تمہاری اس گردن کو انا کا کلف لگا ہوا ہے جو تمہیں بات میں پھر روکتی رہی ہے، ورنہ میں نے کوئی ایسا غلط کام تو نہیں کیا تھا، وہ حق تھا میرا۔ وہ اسے پچھلا قصہ یاد دلا رہا تھا۔ زینب پھر سے رونے لگی۔ وہ وہیں زمین پر دوزانوں بیٹھ گئی تھی۔ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو ولید؟ میں انا پسند تو کبھی بھی نہیں رہی۔ اس نے آنسوؤں پر قابو پانے کی خفیف سی کوشش کی۔ مجھے لگا تھا میری طرح تمہیں بھی اس شادی کے لیے مجبور کیا گیا ہے میرے اظہار کے باوجود۔ وہ اس کے سامنے بالکل اسی کے انداز میں بیٹھ گیا۔ ہاں، تمہارے اظہار کے باوجود، کیونکہ مجھے تمہاری باتیں صرف جھوٹ لگ رہی تھیں۔ ہمارا ساتھ کوئی 2-4 روز کا تو نہیں، ہم لوگ بہت عرصے سے ایک ساتھ تھے، اور اس سے پہلے مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ تم مجھ سے دوسری قسم کی محبت کرتے ہو۔ ولید کا کہکا بہت بے ساختہ تھا۔ یہ دوسری قسم کی محبت کیا ہوتی ہے بھائی؟ میں نے تو ہمیشہ ایک ہی قسم کی محبت کی تھی، سچی اور پکی۔ اب تم ہی آنکھیں پڑھنے کے فن سے ناواقف ہو تو اس پر میرا کیا قصور؟ وہ بے حد شوخی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زینب نے پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور تھکے تھکے انداز میں ہنس دی۔ مجھے دنیا سے ڈر لگتا تھا، نہ جانے وہ ہماری شادی کو لے کر لوگوں نے کیسی کیسی باتیں بنائی ہوں گی۔ ولید کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ یہ لڑکی مرغی کی ایک ٹانگ چھوڑتی نہیں تھی۔ دنیا والوں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ ہر وقت ہماری شادی پر ہی باتیں بناتے رہیں، اور جب ہمارے مذہب نے ہمیں نہیں روکا تو بھاڑ میں جائے ساری دنیا۔ صرف اپنے فائدے کے لیے مذہب کا سہارا لینا کہاں کی شرافت ہے؟ کبھی نماز تم نے ایک نہیں پڑھی؟ اس نے چوٹ کی تو وہ بغیر شرمندہ ہوئے ہنسنے لگا۔ اب پڑھوں گا، بلکہ شکرانے کے نفل بھی ادا کروں گا، اور تمہیں اپنے الفاظ واپس لینے ہوں گے، کیونکہ انا پسند میں نہیں بلکہ تم ہو۔ ولید نے حیران ہو کر اسے دیکھا تو وہ بولی، میرے انکار کو تم نے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، تبھی تو شادی کے بعد ایک بار بھی مجھ سے ڈھنگ سے بات نہیں کی کیا؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر بولا، کیا ضروری ہے کہ ہر الزام میرے ہی سر آئے؟ میں تو اسی رات ہر معاملہ نپٹا دینا چاہتا تھا، مگر تم تو میری شکل دیکھنے تک کی روادار نہ تھی۔ کجا کہ مجھ سے بات کرنا، اور بعد میں جب میں نے خود پیشی کرنی چاہی تو تم سے جواباً تھپڑ کھانے کو ملا۔ وہ نروٹھے پن سے بولا، اور پہلی بار زینب نے شرمندہ ہو کر نظر جھکانے کے بجائے بہت پیار سے اپنے شریک کے سفر کو دیکھا تھا۔ اس حرکت کے لیے میں شرمندہ تھی اور ہوں بھی، اور میں نے تم سے معافی بھی مانگی تھی۔ پتہ نہیں تم نے مجھے معاف کیا ہے یا نہیں؟ ولید، وہ بے اختیار میں ہی ہوا تھا۔ یقین کرو میں نے تمہیں جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، اور بدلہ تو تم لے ہی چکے ہو۔ اس نے کہتے ہوئے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ دائیں گال پر انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ ولید نے ہاتھ کی پوچھ سے ان نشانات کو چھوا۔ میں نے تمہیں بے اختیاری میں نہیں مارا تھا، بلکہ جان بوجھ کر مارا تھا، اور وجہ بدلہ لینا قطعاً نہیں تھی۔ تم اگر اب بھی میری زندگی سے نکلنے کی بات کرو گی تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ زور سے ماروں گا۔ وہ بہت اپنائیت اور محبت سے بول رہا تھا، مگر آخری بات سن کر زینب نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ولید ہنسنے لگا، پھر ٹیبل پر پڑا، لائٹر اٹھا کر سگریٹ سلگانے لگا، مگر اس سے پہلے زینب نے اس کے ہونٹوں کے بیچ دبا سگریٹ کھینچ لیا اور خفگی سے بولی، میں اپنے گھر میں اس قسم کی فضولیات بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ اچھا، تو پھر کس قسم کی فضولیات برداشت کریں گی آپ؟ سینے پر بازو باندھ کر وہ شوخی سے اس کی طرف جھکا۔ زینب اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جا رہی ہوں، اماں جی کی آنکھ کھل گئی تو مجھے نہ پا کر پریشان ہوں گی۔ ولید نے اس کا ہاتھ کھینچ کر واپس بٹھایا۔ پہلے میری آنکھوں میں جھانک کر بتاؤ، تمہیں میری محبت پر یقین ہے یا نہیں؟ وہ ہٹ دھرمی سے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ زینب نے بہت سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایسے شخص کی محبت پر تو میں یقین کر ہی نہیں سکتی جو کسی اور سے شادی کا ارادہ رکھتا ہو۔ ولید نے ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ بڑی مشکل سے روکی۔ ارادہ تو خیر میں ابھی بھی رکھتا ہوں، بلکہ تم اجازت دو تو میں کل ہی دوسری کر لوں، اپنی محبت کا یقین بھی اسی کو دلانا۔ ناراضگی سے کہتے ہاتھ چھڑوا کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ولید کے سامنے آ جانے کی وجہ سے اس کے قدموں کو وقفہ کرنا پڑا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، مگر زندگی کا رنگ ولید کی خواہش کے عین مطابق تھا۔ شادی تو خیر میں کر ہی لوں گا، البتہ محبت میں صرف تم سے کرتا ہوں، یقین بھی تم کو ہی دلانا ہے۔ بند دروازے سے کمر ٹکائے وہ بہت شرارتی انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے جانے دو ولید، دھڑ دھڑ کرتے دل کو سنبھالتے ہوئے وہ ہنوز سنجیدگی سے بولی، مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی، اور تم سے ابھی بہت ساری باتیں بھی کرنی ہے۔ نیند نہ آنا تمہارا مسئلہ ہے، کچن کا راستہ تمہیں معلوم ہے، لہٰذا اپنی مدد آپ کے تحت کام کرو۔ اس نے بے نیازی دکھائی۔ اتنے دنوں سے اپنے آپ کے تحت ہی تو کر رہا تھا، مگر اب کل تک کا انتظار کرو۔ وہ تیزی سے کہہ کر لاک کھولنے لگی۔ ابھی تو اسے گجرے بھی پہنانے تھے۔ اوہ، تو یعنی چائے کے لیے بھی کل تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔
दिस इज़ नॉट फेयर। उसके एहतजाजन आवाज़ पर वो पलटी थी। उसके बिखरे बालों को कुछ और मुंतशिर करके बोली, लंबी है गम की रात मगर रात ही तो है। बहुत मैनी-ख़ेज़ अंदाज में कहकर वो तेज़ी से बाहर निकल गई थी और अंदर वलीद कासिम बहुत आसूदगी से मुस्कुराते हुए बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गया था और आसमान पर टिमटिमाते सितारे कुछ और टिमटिमाने लगे थे और एक ने दूसरे से पूछा था, मोहब्बत ने जीतने का फ़न कहाँ से सीखा है? और ये सवाल सुनकर अधूरी रातों ने चाँद की इस अक़ल पर मातम किया था। डियर रीडर एंड लिसनर, जो नावल हम रीड कर रहे हैं उसका नाम है मोहब्बत का सुफ़न। आज फिर भूल गई थी इसलिए लेट बताया। चलें, एक पेज रह गया। मोहब्बत जीतने का फ़न कहाँ से सीखा है? और ये सवाल सुनकर अधूरी रातों ने चाँद की उसकी अक़ल पर मातम किया था, मगर वो अपने नाजुक चाँदनी को वारफतगा निगाहों से तकना नहीं भूला था। कभी अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए झुकना पड़ता है और वो झुकना रायगा नहीं होता।